Jai Hind everyone, welcome to UPSC Onliner. This is the very first video of our high yield series. इस सीरीज का मिशन है मैक्सिमम आउटपुट इन मिनिमम टाइम। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट जीएस कवर करेंगे। कोई रैंडम इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बल्कि वही कंटेंट जो एक्चुअल एग्जाम में काम आए। इंटरनेट पर काफ़ी इंटरेस्टिंग एआई लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बट उनमें एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट बहुत कम मिलता है। वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये पूरा कंटेंट मेरे नोट्स पर बेस्ड है जो मैंने एनसीईआरटी और घटनाचक्र पूर्वालोकन जैसे ट्रस्टेड सोर्सेज से कंपाइल किए हैं। सो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, दिस अप्रोच एंड क्वालिटी कंटेंट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ये लेक्चर शुरू करने से पहले चलिए एक बार इंडेक्स देख लेते हैं। व्हाट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। तो देखिए, ये हमारी मिडिवल हिस्ट्री हाई यील्ड सीरीज का एक क्विक और एक्यूरेट रोड मैप है। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड फाउंडेशन सेट करेगा। सबसे पहले हम अर्ली मिडिवल हिस्ट्री एंड ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल की बात करेंगे और दक्षिण की शक्तिशाली चोला डायनेस्टी को समझेंगे। उसके बाद आएगा राइज ऑफ इस्लाम एंड अर्ली अरब इन्वेजन्स और फिर अरब एंड टर्किश इन्वेजन्स इन इंडिया का दौर। बस यहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है, जिसमें हम एकदम सीक्वेंस से मैमलुक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी को कवर करेंगे। अब सोचिए, नॉर्थ इंडिया में सल्तनत के इस विस्तार के बीच आखिर साउथ और बाकी रीजन्स में क्या हो रहा था? दूसरा इसका जवाब हमें मिलेगा विजयनगर एम्पायर में, जहां हम संगम, सलुवा, तुलवा और अराबिदु डायनेस्टीज पढ़ेंगे और साथ ही बहमनी किंगडम को भी देखेंगे। फिर सीधे चलेंगे मुगल एम्पायर की तरफ, बाबर से हुमायूं, बीच में सूर एम्पायर का उदय और फिर अकबर, जहांगीर से औरंगजेब तक का सफर। और हाँ, इनके सामने खड़े मराठाज एंड सक्सेसर्स ऑफ शिवाजी को हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। ये बड़े साम्राज्य पॉलिटिकल पावर के मजबूत पिलर्स तो थे, लेकिन क्या सोसाइटी के अंदर भी कोई वैचारिक क्रांति चल रही थी? अंत में आते हैं एग्जाम के सबसे हाई यील्ड और स्कोरिंग टॉपिक्स पर। हम भक्ति मूवमेंट देखेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट सेंट्स एंड वुमेन सेंट्स और सदर्न एंड नॉर्दर्न भक्ति सेंट्स शामिल हैं। साथ ही हम सिख रिफॉर्मर्स और मराठी स्पिरिचुअलिटी को पढ़ेंगे। और फाइनली सूफी मूवमेंट, जिसमें हम स्पेसिफिकली सोहरावर्दी ऑर्डर और नक्शबंदी ऑर्डर को समझेंगे। एक लाइन में कहूं तो ये इंडेक्स आपके मिडिवल इंडिया के रिवीजन का एक परफेक्ट रोड मैप है। So without wasting any time, let's quickly jump into the lecture. 750 ईस्वी का भारत। कल्पना कीजिए, सम्राट हर्षवर्धन के पतन के बाद उत्तर भारत में सत्ता का एक बहुत बड़ा खालीपन, यानी एक पावर वैक्यूम आ गया था। बिल्कुल, एकदम सटीक बात कही आपने। हाँ, तो ये ऐसा था जैसे एक शानदार सिंहासन पूरी तरह खाली पड़ा हो और उसे पाने के लिए अगले 400 सालों तक एक ऐतिहासिक गेम ऑफ थ्रोन्स चला। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी कालखंड को समझेंगे। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि आज के हमारे नोट्स यूपीएससी वन लाइनर द्वारा तैयार किए गए हैं। जो कि बहुत ही प्रामाणिक स्रोत है। एकदम, ये पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड है और इनमें एनसीईआरटीज और घटनाचक्र पूर्वावलोकन, यानी घटनाचक्र पूर्वावलोकन का संपूर्ण सार शामिल है। मतलब ये एक सटीक और त्रुटिहीन स्रोत है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल के समझते हैं। 750 से 1200 एडी का ये प्रारंभिक मध्यकालीन भारत आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, अगर हम इस कालखंड को सिर्फ युद्धों के नजरिए से देखेंगे तो गलती करेंगे। ये 750 से 1200 एडी का समय सिर्फ राजाओं की लड़ाइयों का नहीं था, बल्कि ये वास्तुकला, साहित्य और चोलों जैसी विशाल नौसैनिक शक्तियों, मतलब जो नेवल पावर्स थी, उनके उदय का काल था। मतलब इतिहास सिर्फ तलवारों से नहीं लिखा जा रहा था। बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले हम उस खाली सिंहासन की बात करते हैं जिसके लिए ये पूरा संघर्ष हुआ, जिसे हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल या त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। अच्छा, मुझे हमेशा से एक बात सोचकर हैरानी होती है, आखिर कन्नौज में क्या था? मतलब गंगा घाटी के इस शहर के लिए 3 बड़े साम्राज्य अपनी पूरी ताकत क्यों झोंक रहे थे? कन्नौज दरअसल हर्षवर्धन की राजधानी था, तो उस समय ये उत्तर भारत पर नियंत्रण का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया था। जो कन्नौज जीतेगा वही उत्तर भारत का सम्राट माना जाएगा, इसलिए इसे कन्नौज ट्रायंगल वॉर्स भी कहा गया। तो इस त्रिकोण में कौन कौन सी ताकतें शामिल थीं? 3 अलग-अलग दिशाओं से शक्तियां आ रही थी। उत्तर भारत से गुर्जर प्रतिहारा यानी गुर्जरा प्रतिहारास, पूर्वी भारत से पाल राजवंश मतलब पालास, और दक्कन से राष्ट्रकूटा यानी राष्ट्रकूटास। और इसका नतीजा क्या निकला? कोई तो जीता होगा। हाँ,
अंततः ये संघर्ष गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय यानी नागभट्टा II के पक्ष में समाप्त हुआ। उन्होंने कन्नौज को जीतकर अपने साम्राज्य की राजधानी बना लिया। अरे वाह! तो चलिए सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार राजवंश पर ही फोकस करते हैं, जिनका समय 730 से 1036 एडी तक रहा। इनका कालक्रम क्या था? इनकी शुरुआत होती है हरिश्चंद्र से, जो इसके संस्थापक थे। लेकिन इसके बाद आए नागभट्ट प्रथम, जिनका काल 730 से 760 एडी था। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने अरबों के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका। He checked Arab invasions. ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है परीक्षाओं के लिए। बिल्कुल। फिर 780 से 805 ईडी के बीच वत्सराज आए, जिन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाने का पहला प्रयास किया। लेकिन इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं मिहिर भोज, या जिन्हें भोज प्रथम भी कहते हैं। 1 मिनट में यहाँ थोड़ा रोकना चाहूंगी। इन्हें सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्या वजह थी? वजह थी विदेशी यात्रियों के विवरण। उनका दबदबा इतना था कि अरब यात्री सुलेमान ने उन्हें किंग जुजर कहा और एक और यात्री अल मसूदी ने उन्हें किंग बौरा के नाम से पुकारा। ओह, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी ख्याति थी। हाँ, और महोदय यानी कन्नौज का 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इन्हीं से संबंधित है। और जो लोग वास्तुकला में रुचि रखते हैं, ग्वालियर के किले में स्थित तेली का मंदिर, जो एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, वो मिहिर भोज ने ही बनवाया था। क्या बात है! और इनके बाद जो महेंद्रपाल प्रथम आए 885 से 908 एडी तक, उन्होंने तो आर्यावर्त के महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, है ना? एकदम सही। और इनके दरबार की सबसे बड़ी शान थे प्रसिद्ध संस्कृत कवि राजशेखर। हाँ, राजशेखर। प्रतियोगी परीक्षाओं में इनकी किताबों से बहुत सवाल आते हैं। जो लोग सुन रहे हैं वो इसे नोट कर लें। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं काव्य मीमांसा, विद्याशाल भंजिका, बाल रामायण, भृंजिका और प्रपंच पांडव। बिल्कुल। और इसके अलावा बाल भारत, भूषण कोश और कर्पूर मंजरी भी इन्हीं की रचनाएं हैं। इतनी सारी किताबें। खैर, इस वंश का पतन कैसे हुआ? देखिए, 960 से 1018 एडी के बीच राज्यपाल का शासन था और इन्हीं के साम्राज्य पर महमूद गजनवी यानी महमद गजनी ने आक्रमण किया, जिससे ये साम्राज्य टूट गया। इसी दौर से जुड़े कुछ और तथ्य भी नोट्स में हैं जो मुझे काफी रोचक लगे। जैसे परमार भोज ने अकेले 24 संस्कृत काव्य लिखे और कविराज की उपाधि ली। हाँ, साहित्य का ये स्वर्ण काल था एक तरह से। और खजुराहो के मंदिर, जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, वो असल में प्रतिहारों के सामंत रहे चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। सही कहा। लेकिन सामाजिक स्तर पर देखें तो इस काल में बौद्ध और जैन धर्म का पतन होने लगा था और जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम काफी हावी हो गई थी। और जाते जाते सेगमेंट के लिए एक और तथ्य बता दूं कि प्रतिहारों का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के प्रसिद्ध ऐहोल शिलालेख यानी ऐहोल इंस्क्रिप्शन में भी मिलता है। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी फैक्ट है। तो अब पूर्व की ओर चलते हैं, जहां बौद्ध धर्म का एक नया स्वर्णिम युग आ रहा था। बंगाल के पाल राजवंश, जिनका समय 750 से 1150 एडी था। पाल राजवंश का केंद्र था मुद्दगिरी, जिसे आज हम मुंगेर कहते हैं, बिहार में। 750 एडी में गोपाल ने इसकी वंश की स्थापना की थी। और उन्होंने ही बिहार में वो प्रसिद्ध उदंतपुरी मठ बनवाया था ना? हाँ, उदंतपुरी। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में असली क्रांति लाए उनके बाद आए धर्मपाल 770 से 810 एडी के बीच। इन्होंने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। वाओ! और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी तो धर्मपाल ने ही की थी। बिल्कुल, और सोमपुरी मठ भी बनवाया। इनके काल में शांता रक्षित नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे। और धर्मपाल के बाद आए देवपाल, जिनका समय 810 से 850 एडी था। नोट्स के अनुसार इनके दरबारी कवि एक बौद्ध विद्वान वज्रदत्त थे, जिन्होंने लोकेश्वर शतक लिखी थी। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये शासक महायान और तांत्रिक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। अच्छा? हाँ, इसीलिए इस काल को बंगाल के इतिहास का स्वर्ण युग मतलब गोल्डन एरा कहा जाता है। प्रथम बंगाली साहित्य चर्या पद का विकास भी इसी समय हुआ। और सेना के मामले में भी ये पीछे नहीं थे। इनके पास सबसे बड़ी हाथी सेना यानी एलिफेंट फोर्स। अरब यात्री सुलेमान ने भी यहाँ की यात्रा की थी। एकदम। और इनका प्रशासनिक विभाजन भी बहुत स्पष्ट था। पूरा साम्राज्य भुक्ति में बटा था यानी प्रांत। भुक्ति के अंदर मंडल होते थे मतलब जिले, और मंडल आगे विषय यानी प्रमंडल में बटे थे। बहुत ही व्यवस्थित था। तो दक्कन में क्या चल रहा था? मेरा मतलब है, ये राष्ट्रकूट कौन थे जो दक्षिण से उठकर कन्नौज तक पहुंच गए? राष्ट्रकूट, जिनका समय 752 से 973 एडी तक था, वो दरअसल शुरुआत में
चालुक्यों के सामंत थे, यानी फ्यूडिटरी। इनकी राजधानी मान्यखेत या मलखेड़ थी, जो आज के सोलापुर के पास है। अच्छा, तो संस्थापक कौन थे इनके? दंती दुर्ग 733 से 756 एडी के बीच। लेकिन इनका सबसे बड़ा कमाल दिखा कृष्ण प्रथम के समय में 756 से 774 एडी के दौरान। कृष्ण प्रथम। जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इसे एक ट्रिक की तरह याद रख सकते हैं। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध रॉक कट कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था, एक ही पत्थर को तराश कर। बिल्कुल। इसके बाद ध्रुव आए 780 से 793 एडी। ये वही ध्रुव हैं जिन्होंने उत्तर जाकर गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल दोनों को हरा दिया था, और उनके बाद गोविंद तृतीय का समय आया। लेकिन इस युद्ध के माहौल में एक शासक ऐसे भी थे जिन्हें दक्षिण का अशोक कहा जाता है, अमोघवर्ष। हाँ, मुर्श 814 से 878 एडी। इन्होंने नई राजधानी मान्यखेत बसाई और कविराज की उपाधि ली। साहित्य में इनका योगदान बहुत बड़ा है। कन्नड़ में इन्होंने कविराज मार्ग लिखी और संस्कृत में प्रश्नोत्तर रत्नमालिका। अरे वाह, दोनों भाषाओं में। हाँ, और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। इनके बाद इंद्र तृतीय आए 914 से 929 एडी। इन्होंने तो 915 एडी में सीधे कन्नौज पर कब्जा ही कर लिया था और प्रतिहार महिपाल प्रथम को हराया। और इंद्र तृतीय के ही समय में त्रिविक्रम ने नल चंपू नाम का ग्रंथ लिखा था। सही कहा। और कृष्ण तृतीय 936 से 967 एडी। उनके समय में हलायुध ने कवि रहस्य लिखी। मतलब राष्ट्रकूट युद्ध भी कर रहे थे और साहित्य भी रच रहे थे। बिल्कुल। इन्होंने शैव, वैष्णव और जैन धर्म तीनों को संरक्षण दिया। कन्नड़ कवि पंप और पुण्य भी इन्हीं के काल के हैं। पंप ने विक्रमसेन विजय लिखी और पुण्य ने शांति पुराण। और प्रशासन के मामले में यहाँ प्रांतों को राष्ट्र कहा जाता था, जो विषय में बटे थे, मतलब जिले, और इनके प्रशासक को विषयपति कहते थे। सबसे नीचे गांवों के समूह को भुक्ति कहा जाता था। चलिए अब आते हैं उस शक्ति पर जिसने दक्षिण भारत का पूरा नक्शा ही बदल दिया, जिसने बंगाल की खाड़ी को अपनी झील बना दिया था। महान चोल राजवंश। हाँ, इंपीरियल चोलास 850 से 1200 एडी। ये भी पल्लवों के सामंत थे, लेकिन ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बने। और इनकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? क्या? पंचायती राज का सबसे प्रारंभिक उदाहरण। इसके अलावा इनकी शक्तिशाली नौसेना, मतलब पावरफुल नेवी, जिससे इन्होंने श्रीलंका और मालदीव जीते। इसीलिए इन्हें तंजौर के शाही चोल या परवर्ती चोल कहा जाता है। तो शुरुआत कैसे हुई? विजयालय से 850 से 871 एडी। इन्होंने कावेरी डेल्टा जीता, तंजावुर शहर बसाया और देवी निशुंभ सूदिनी का मंदिर बनवाया। फिर आए आदित्य प्रथम, है ना, जिन्होंने 879 एडी में तिरुपुरम्बियम के युद्ध में पांड्यों को हराया था। बिल्कुल। और उसके बाद परांतक प्रथम 907 से 955 एडी। इन्होंने मदुरई कोंडा यानी मदुरई का विजेता और मधुरांतकम की उपाधि ली। इन्होंने चिदम्बरम में नटराज मंदिर के लिए एक भव्य विमान भेंट किया था। लेकिन इस राजवंश के सबसे महान शासक तो राजराज प्रथम थे, 985 से 1014 एडी। इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने त्रिवेंद्रम में चेर नौसेना को हराया और श्रीलंका को जीतने के बाद मुम्मुदी चोलदेव की उपाधि ली। श्रीलंका का नाम ही मुम्मुदी चोल मंडलम रख दिया। और वो शैव धर्म के अनुयायी थे ना, खुद को शिवपाद शेखर कहते थे। हाँ, लेकिन प्रशासन में उनका एक और नाम था, उलगल नाद पेरुमल। ये उपाधि उन्हें करों के मानकीकरण यानी टैक्सेस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए मिली थी। और धार्मिक सहिष्णुता देखिए, नागापट्टिनम में उन्होंने एक बौद्ध मठ भी बनवाया था। क्या बात है। और उनके बाद राजेंद्र प्रथम, जिन्हें विजय राजेंद्र भी कहते हैं, 1014 से 1044 एडी। उन्होंने तो पूरे श्रीलंका पर ही विजय प्राप्त कर ली थी। बिल्कुल। उन्होंने पश्चिमी चालुक्य राजा जयसिंह द्वितीय को भी हराया और तुंगभद्रा नदी चोलों और चोलों के बीच की सीमा बन गई। और अपने उत्तर अभियान की याद में उन्होंने एक पूरा शहर बसा दिया, गंगाईकोंडा चोलपुरम। वहां राजेश्वरम मंदिर और चोलगंगम नाम का सिंचाई टैंक भी बनवाया। हाँ, और उनका सबसे बड़ा कारनामा था कदारम या श्री विजया पर नौसैनिक अभियान। इसी वजह से उन्हें कदारम कोंडन, गंगईकोंडा चोल और पंडित चोल जैसी उपाधियां मिली। हाँ, नोट्स में उन्हें दक्षिण भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। उन्होंने बंगाल की खाड़ी को सच में एक चोल झील में बदल दिया था। एकदम सही।
लेकिन इतने विशाल साम्राज्य को चलाना कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा। इनका प्रशासनिक ढांचा कैसा था? बहुत ही संगठित। राजा प्रशासन का प्रमुख था और उपाधियां देखिए, को, पेरुमल, अधिगल या को कोनुमई कोंडन। पूरा साम्राज्य, जिसे राष्ट्रीयम या राज्यम कहते थे, वो 8 मंडलम यानी प्रांतों में बटा था। मंडलम के नीचे वलनाडु या कोट्टम होते थे। उसके नीचे नाडु यानी जिला, जिनके शासक को नट्टार कहा जाता था, और सबसे नीचे स्वायत्त गांव थे। और व्यापारियों की भी एक सभा थी ना, जिसे नगरम कहते थे। बिल्कुल। और गांव भी 2 प्रकार के थे, और जहां विभिन्न जातियों के लोग रहते थे, और अग्रहार, जो ब्राह्मण बस्तियां थीं। इन्हीं ब्राह्मण गांवों में वयस्क पुरुषों की सभा को महासभा कहते थे। और इन गांवों को चलाने के लिए 6 स्थानीय प्रशासन समितियां थीं। जो लोग सुन रहे हैं, ये नाम थोड़े कठिन हैं पर बहुत जरूरी हैं। जैसे टैंक समिति को एरीवारियम कहा जाता था। हाँ, और राजस्व विभाग को पूर्ववारी तिनैकलम। उद्यान समिति थी तोटला वारियम, और वार्षिक समिति को संवत्सर वारियम कहते थे। सही। और बाकी 2 थी स्थायी समिति, जिसे पंचवारियम कहा जाता था, और स्वर्ण समिति यानी पोनवारियम। मतलब हर काम के लिए एक अलग कमेटी। और सेना, शाही टुकड़ियों को कैकुलपेन बड़े कहा जाता था। इसमें 2 रैंक थे, पेरुंदनम और चुरुदनम। सेनापति को दंडनायक कहते थे और रेजिमेंट के कप्तान को नायगम। अच्छा, तो अर्थव्यवस्था और सिंचाई को कैसे संभालते थे वो? भूमि मापने की तो उनके पास पूरी इकाइयां थीं। हाँ बिल्कुल। जैसे कुली, माँ, वेली, पट्टी और पड़ागम, ये सब भूमि मापन इकाइयां थी। और टैक्स के नाम भी काफी अलग थे। नूलियम, अच्चुतरी, पंजुपीली, परुत्ती कड़मे और तरी पुडवई। और जो भूमि राजस्व अधिकारी थे, उन्हें जो वेतन मिलता था उसे जीवित कहा जाता था। हालांकि मंदिर की भूमि पूरी तरह करमुक्त थी। 2 शब्द और याद रखने चाहिए, नेट्टल, जिसका मतलब था अनिवार्य श्रम, और कड़मय यानी भूमि राजस्व। और सिंचाई के लिए? सिंचाई के लिए वर्षा जल संचयन का उनका पारंपरिक तरीका था वटीवाइकल, और सुचारू सिंचाई के लिए वो अग्रघट यानी पर्शियन व्हील का उपयोग करते थे। समाज के बारे में भी नोट्स में कुछ बहुत दिलचस्प बातें हैं। समाज वलंगई यानी कृषि समूह और इडंगई यानी कारीगर और व्यापारी वर्ग में बटा था। हाँ, और जाति व्यवस्था हावी थी। सती प्रथा थी, लेकिन केवल शाही परिवारों में। देवदासी प्रथा भी मौजूद थी। और चोल सम्राट खुद को ब्रह्मक्षत्रिय कहलाना पसंद करते थे। चोल वास्तुकला और साहित्य की बात किए बिना तो ये चर्चा अधूरी है। बिल्कुल। चोल काल दक्षिण भारत में द्रविड़ मंदिर वास्तुकला यानी द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के चरमोत्कर्ष का गवाह बना। इसकी विशेषताएं क्या थीं? मुख्य विशेषताएं थीं गर्भगृह, मंडप, विशाल गोपुरम और विमान। इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वरम भी कहते हैं, जो शिव को समर्पित है। हाँ, और राजेंद्र चोल द्वारा बनवाया गया गंगईकुंड चोलपुरम का मंदिर। इसके अलावा राजराज द्वितीय ने दारासुरम मंदिर बनवाया था। और हाँ, चोल मूर्ति कला का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण नटराज की मूर्ति। एकदम सही। अब अगर साहित्य की बात करें तो तमिल साहित्य ने इस काल में नई ऊंचाइयां छुईं। तिरुथक्क देवर ने सीव कसिंतामणि और कुंडलकेशी लिखी। कंबन ने प्रसिद्ध रामावतारम की रचना की। और जैमू कुंडर की कलिंगट्टू पुरानी भी तो है, जिसमें कुलोत्तुंग प्रथम के कलिंग युद्ध का पूरा वर्णन है। बिल्कुल। सेक्किलार ने पेरिया पुराणम लिखी और ओट्टाकुथर ने मूवरुला। और इसी 10वीं शताब्दी में कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न भी हुए, पंप, पोन और रन्ना। हाँ, ये पूरा कालखंड साहित्य और कला का खजाना है। वाकई। हमने प्रारंभिक मध्यकालीन भारत यानी अर्ली मिडीवल कालखंड के हर एक तथ्य, हर एक राजवंश, राजा, उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं और साहित्य को बहुत ही सटीकता से कवर कर लिया है। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए वाकई एक रामबाण है। बिल्कुल। और देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। कैसा सवाल? हम इतिहास को अक्सर उत्तर और दक्षिण के अलग अलग खानों में बांटकर पढ़ते हैं, लेकिन जरा सोचिए, कन्नौज के लिए राष्ट्रकूट दक्कन से उत्तर जा रहे हैं, चोल अपनी नौसेना लेकर श्रीलंका और मालदीव जीत रहे हैं, और बंगाल के पाल अपनी शिक्षा का डंका पूरे भारत में बजा रहे हैं। ये तो है। तो सवाल ये है कि क्या वास्तव में उस समय का भारत बटा हुआ था, या फिर विचारों, युद्धों और व्यापार के एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और जीवंत नेटवर्क से आपस में जुड़ा हुआ था? ये सच में इतिहास को देखने का नजरिया बदल देता है।
जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इस विचार पर जरूर सोचें। हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेहतरीन रिवीजन के लिए इसे बार बार जरूर सुने। अक्सर जब हम इतिहास की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी पुरानी इमारत का कोई स्थिर और सीधा नक्शा देख रहे हो, मतलब कौन जीता कौन हारा और बस बात खत्म। हाँ बिल्कुल, लेकिन मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात आती है तो वो सीधा नक्शा एक बेहद जटिल भूल भुलैया बन जाता है। सही कहा। यहाँ सिर्फ तलवारें नहीं टकरा रही थीं, बल्कि आज तक इस्तेमाल होने वाली प्रशासनिक और आर्थिक प्रणालियां जन्म ले रही थीं। और यही वो जिसे हम डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स या जटिल परिदृश्य कहते हैं, जो इस कालखंड को इतना चुनौतीपूर्ण बनाता है। हर घटना के पीछे एक बहुत गहरा कारण छिपा था। तो आज के इस ऐतिहासिक विस्तृत विश्लेषण में हम मध्यकालीन भारत की उसी भूल भुलैया में उतर रहे हैं। और इस यात्रा के लिए हमारे पास जो नक्शा है वो बेहद प्रामाणिक है। बिल्कुल, एकदम सॉलिड नक्शा है। हमारी आज की ये चर्चा यूपीएससी कोनलाइना द्वारा तैयार किए गए बेहद शानदार नोट्स पर आधारित है, जो मूल रूप से एनसीईआरटीज और घटनाचक्र पूर्वावलोकन का संपूर्ण निचोड़ है। और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या एसएससी की तैयारी में सटीकता ही सब कुछ होती है। हाँ, एक भी गलत तथ्य या छूटा हुआ कालक्रम पूरे परिणाम को बिगाड़ सकता है। इसीलिए ये सामग्री पूरी तरह से त्रुटि रहित यानी एरर फ्री है और रिवीजन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। एकदम परफेक्ट रिसोर्स है। तो आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। 7वीं शताब्दी के अरब आक्रमण से लेकर दिल्ली सल्तनत के पतन तक का सफर हम तय करेंगे, बिना एक भी तथ्य छोड़े। एक भी फैक्ट मिस नहीं होगा। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर शब्द याद रहे, हम एक बायलिंगुअल नियम का पालन करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी शब्दों, विभागों और नीतियों को हम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में समझेंगे। जैसे कि लैंड रेवेन्यू को हम भूमि राजस्व के रूप में भी बताएंगे। बिल्कुल। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से उपमहाद्वीप का राजनीतिक परिदृश्य हमेशा के लिए बदलने लगा था। मतलब भारत में इस्लाम का प्रवेश और जो पहले विदेशी आक्रमणकारी थे वहां से। हाँ, तो अरब भारत पर हमला करने वाले पहले मुस्लिम थे। 712 ईस्वी में यानी 712 एडी में इराक के गवर्नर हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। और कासिम उमैयद खिलाफत का गवर्नर था। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अरबों ने सिंध को ही क्यों चुना? सिंध उस समय व्यापारिक मार्गों का मुख्य द्वार था और वहां सत्ता का एक अस्थिर दौर चल रहा था। इसी का फायदा उठाकर कासिम ने रावर के युद्ध में, बैटल ऑफ रावर में, सिंध के शासक दाहिर को हराया और मार डाला। अच्छा। और इस पूरी घटना का सबसे प्रामाणिक जिक्र हमें चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। चचनामा, राइट। लेकिन सत्ता का असली खेल तब शुरू हुआ जब 11वीं सदी में तुर्क आक्रमण हुए। तुर्किश इन्वेजन्स। हाँ, अगर हम गजनवी वंश का कालक्रम देखें तो 963 एडी में अल्पतगीन ने इसकी नींव रखी थी। उसके बाद सुबुक्तगीन आया, फिर इस्माइल, और 998 एडी में गद्दी पर बैठा महमूद गजनी। और महमूद गजनी को भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी माना जाता है। हालांकि कुछ किताबें इसकी शुरुआत सुबुक्तगीन से भी मानती हैं। गजनी ने 1000 से 1027 एडी के बीच 17 बार आक्रमण किए थे। पूरे 17 बार। उसका पहला हमला हिंदू शाही राजा जयपाल पर था। फिर उसने वहिंद के युद्ध में आनंदपाल को हराया। बैटल ऑफ वहिंद में। परीक्षा के लिए इसके कुछ वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1018 में उसने मथुरा और कन्नौज को लूटा और 1025 में अनहिलवाड़ के भीमदेव को हराकर सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। काठियावाड़ का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर। लेकिन एक दिलचस्प बात बताऊं? हाँ, बताइए। गजनी के साथ केवल सैनिक नहीं आए थे, उसके दरबार में कुछ बहुत बड़े स्कॉलर्स यानी विद्वान भी थे। ये तो एक अजीब सा विरोधाभास है। जो व्यक्ति नगरों को तबाह कर रहा था, वो साहित्य का संरक्षण भी कर रहा था। बिल्कुल। उसके दरबार में फिरदौसी थे जिन्होंने शाहनामा लिखी, और सबसे प्रसिद्ध रहे अल-बिलूनी, जिनकी किताबुल हिंद काफी मशहूर है। हाँ, किताबुल हिंद। अब इसके बाद आता है गोरी वंश। मुइजुद्दीन मोहम्मद, जिसे हम मोहम्मद गोरी कहते हैं, इसका समय 1149 से 1206 एडी तक था। तो गजनी सिर्फ दौलत लूटने आया था, लेकिन गोरी का लक्ष्य भारत में एक स्थायी साम्राज्य बनाना था, राइट? एकदम सही। गोरी ने व्यवस्थित रूप से अभियान चलाए।
1175 में उसने मुल्तान जीता और 1191 में भटिंडा पर कब्जा किया। और भटिंडा पर कब्जा करते ही उसका टकराव पृथ्वीराज चौहान से हुआ। हाँ, तराइन का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, 1191 में हुआ, जहां पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हरा दिया। लेकिन गोरी लौटा। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज को हराया और अजमेर तथा दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और फिर 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें गोरी ने कन्नौज के जयचंद को हराया। तुर्कों की इस सफलता का कारण राजपूताना की कमजोरियां और एक केंद्रीय सत्ता की कमी थी। इसी जीत के बाद गोरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को वाइसराय बनाकर लौट गया। पर गोरी के सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने तो शिक्षा केंद्रों पर भयानक हमला किया था ना? हाँ, बख्तियार खिलजी ने 1202 से 1205 के बीच उदंतपुरी मठ पर हमला किया और नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ये बहुत बड़ा नुकसान था। खैर, 1206 में होरी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। 1206 से 1526 तक 5 राजवंशों ने राज किया। मैं इसे याद रखने का एक क्रम बताती हूँ। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम या इल्बारी वंश की। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। 1206 से 1210 तक वो पहला स्वतंत्र मुस्लिम शासक बना और उसने सुल्तान और लाख बख्श की उपाधियां लीं। लाख बख्श मतलब लाखों दान देने वाला। उसकी राजधानी लाहौर थी। उसने सोने, चांदी, बिलन और तांबे के सिक्के जारी किए। पर उसकी मौत बड़ी अजीब तरह से हुई, चौगान यानी हॉर्स पोलो खेलते समय। स्थापत्य में भी ऐबक का बड़ा हाथ था। उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई। ये दिल्ली की पहली मस्जिद थी जो एक हिंदू मंदिर के चबूतरे पर बनी थी। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, जो पहले संस्कृत कॉलेज हुआ करता था। बिल्कुल। और उसने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी। साहित्य में उसने फखरुद्दीन, जिन्होंने तारीख है मुबारक शाही लिखी, और हसन निज़ामी को संरक्षण दिया था। हसन निज़ामी की किताब ताजुल मासिर है। इसके बाद 1211 में इल्तुतमिश आया। वो ऐबक का गुलाम था और इल्बारी जनजाति से था। 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश का काल रहा। इसे ही दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक माना जाता है। इसने राजधानी दिल्ली शिफ्ट की। और सबसे बड़ा काम, उसने मंगोल नेता चंगेज खान के हमले से भारत को बचाया। सुधारों की बात करें तो इल्तुतमिश ने चांदी का टंका, तांबे का जीतल और कांसे का बिरिंज चलाया और इक्ता प्रणाली शुरू की। इक्ता सिस्टम, जहां वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। उसने 40 गुलामों का दल तुर्काने चहलगानी भी बनाया था ना? जी हाँ। कुतुब मीनार पूरा करवाया और बधाइयों में जामा मस्जिद बनवाई। लेखक मिनहाज उस सिराज को संरक्षण दिया जिन्होंने तबकाते नासिरी लिखी थी। इसके बाद रजिया सुल्ताना गद्दी पर बैठी। 1236 से 1240 तक वो भारत की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थीं। लेकिन तुर्क अमीरों को ये पसंद नहीं था। रजिया ने जलालुद्दीन याकूत को अमीर अखुर बनाया था। बाद में उसने भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से शादी की, पर हत्या कर दी गई। फिर बहराम शाह और मसूद शाह आए। और फिर एंट्री होती है गियासुद्दीन बलबन की 1266 में। बलबन को उलूग खान भी कहते थे। उसने 1287 तक राज किया। अगर हम इसे ऐसे समझें, बलबन वो कड़क प्रिंसिपल था जिसने सिस्टम में अनुशासन वापस लाया। क्या बात है, एकदम सही एनालॉजी है। उसने सबसे पहले चालीसा की शक्ति तोड़ी। उसने खुद को जिल-ए-इलाही यानी ईश्वर की छाया और नासिर अमीरुल मोमिन कहा। और सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज और राजस्व के लिए दीवाने वजीरत बनाया। दरबार में सिजदा और पेबोश शुरू किया। फारसी त्योहार नवरोज मनाना शुरू किया। विद्रोहियों के लिए उसकी लौ और रक्त की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, काफी मशहूर है। और उसने गुप्तचर भी नियुक्त किए थे। इसके बाद 1290 में खिलजी वंश आया। जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक थे। उनकी नीति हिंदुओं के प्रति थोड़ी सहिष्णु थी। पर उनके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में उनकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन बहुत क्रूर था। उसे जलालुद्दीन ने अमीर तुजोक और आरिज़ मुमालिक बनाया था। उसने सिकंदर आजम या सिकंदर सानी की उपाधि ली। उसने गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़, मालवा और जालोर जीता। मंगोलों को भी हराया। और वो दक्षिण जाने वाला पहला शासक था। उसके सेनापति मलिक काफूर ने देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र, काकतीय, होयसल और पांड्यों को हराया था। साहित्य में ज़ियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़-ए-सिरोज शाही लिखी।
अमीर खुसरो, जिन्हें तूतीए हिंद कहते हैं, उन्होंने खज़ाइनुल फुतूहा लिखी। मीर हसन दहलवी भी उसी के दरबार में थे। अलाउद्दीन ने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। उसका मानना था किनशिप नोज नो किनशिप, राजत्व कोई रिश्तेदारी नहीं जानता। उसने 4 अध्यादेश लागू किए: शराब पर रोक, अमीरों की शादियों पर नियंत्रण, गुप्तचर प्रणाली। सेना में घोड़ों को दागने की दाग और सैनिकों का हुलिया रखने की चेहरा प्रणाली शुरू की। नकद वेतन देना शुरू किया। और राजस्व में उसने गृह कर गराही और चारागाह कर चरी लगाया। मुखियाओं का टैक्स किस्मत ए खूटी समाप्त कर दिया। बकाया वसूली के लिए मुस्तखराज अधिकारी नियुक्त किए। भूमि माप के आधार पर नकद राजस्व लिया और खालिसा भूमि से राजस्व सीधा खजाने में जाने लगा। उसके बाजार सुधार तो बहुत कड़े थे। उसने 3 बाजार बनाए: अनाज, कपड़े और कीमती सामान, और घोड़े, दास और मवेशियों के लिए। हाँ, इन बाजारों के लिए शहनाई मंडी अधिकारी और नियंत्रण के लिए दीवाने रियासत बनाया गया। एक खुला बाजार भी था, सराय ए अदल, और जासूसों को बरीद और मुन्हियान कहा जाता था। स्थापत्य में अलाउद्दीन ने अलाई फोर्ट, सिरी फोर्ट, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार, अलाई दरवाज़ा, 1000 सुतून महल, जमात खाना मस्जिद और हौज खास बनवाया। इसके बाद 1320 में तुगलक वंश आया। ये सबसे लंबे समय तक राज करने वाला वंश था, पर नीतियां उल्टी पड़ गईं। संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था। उसने गाजी की उपाधि ली, तुगलकाबाद किला बनवाया और सिंचाई शुरू की। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा उसी के समय लिखा। फिर आया मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खान भी कहते थे, 1325 से 1351 तक। बरनी के अनुसार उसके फैसले बड़े विवादित थे। जैसे राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद शिफ्ट करना, जो पानी की कमी से वापस लेनी पड़ी। और 1330 में सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी का फ्लॉप होना। उसने कांसे के सिक्के और तांबे का जीतल चलाया था। कृषि के लिए उसने दीवाने अमीर को ही बनाया और किसानों को सौंधर या तकावी लोन दिए, पर भ्रष्ट अधिकारियों ने योजना डुबा दी। उसके खुरासान और कराचील अभियान भी नाकाम रहे। इब्न बतूता इसी के काल में मोरक्को से आया था। इसने घरी और चराही कर लगाए। इसके समय दक्षिण में विजयनगर, बहमनी और मदुरै राज्य उभरे। उसने आदिलाबाद किला और जहांपनाह शहर बसाया। फिर आया फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388। इसने अमीरों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई, ब्राह्मणों पर जजिया लगाया और दासों के लिए दीवाने बंदगान बनाया। एक खास बात, ज्वालामुखी मंदिर की 1300 पांडुलिपियों का संस्कृत से फारसी में आरिजुद्दीन खान द्वारा दलाइल फिरोज शाही नाम से अनुवाद हुआ। कर प्रणाली कुरान के अनुसार थी: खराज यानी भूमि कर, ज़कात संपत्ति कर, जजिया और खम्स यानी युद्ध की लूट। नहरें बनवाईं और जल कर हक इस शर्ब या हासिल इस शर्ब लगाया। अस्पताल दारुल शफा और गरीब लड़कियों की शादी के लिए दीवाने खैरात बनाया। वो 2 अशोक स्तंभ टोपरा और मेरठ से दिल्ली लाया था। फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद और फिरोजशाह कोटला बसाया। उसका वास्तुकार गाजी शहना था। अपनी आत्मकथा फुतूहात फिरोज शाही भी लिखी। पर 1398 में नासिरुद्दीन महमूद के समय तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश का पतन हो गया। फिर सैयद वंश आया, 1414 से 1451। सबसे छोटा कार्यकाल, सिर्फ 37 वर्ष। तैमूर के गवर्नर खिज्र खान ने दौलत खान लोधी को हराकर इसकी स्थापना की थी। उसने खुद को पैगंबर का वंशज बताया। उत्तराधिकारी मुबारक शाह था और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को बहलोल लोदी ने हटा दिया। और यहाँ से लोधी वंश शुरू होता है, 1451 से 1526। ये भारत पर राज करने वाले पहले अफगान थे। बहलोल लोदी ने जौनपुर को 1476 में हराया और बहलोली तांबे के सिक्के चलाए। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर बसाया, बिहार और बंगाल जीता, हिंदुओं पर जजिया और तीर्थ यात्रा कर वापस लगाया। उसने नया भूमि मापन पैमाना गज ए सिकंदरी, जो 32 अंक का था, शुरू किया और गुलरुखी नाम से फारसी कविताएं लिखीं। अंतिम शासक इब्राहिम लोधी बड़ा अहंकारी था। उसने दौलत खान लोधी का अपमान किया और दौलत खान ने बाबर को बुला लिया। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम को हराया और मुगल राज शुरू हुआ। अब जल्दी से प्रशासन और अर्थव्यवस्था के कुछ जरूरी शब्दों का
रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। सबसे ऊपर सुल्तान, फिर अमीर जो चहलगानी समूह है, और वजीर जो प्रधानमंत्री था। मजुमदार लोन देकर आय व्यय संतुलित करता था। राज्य के कानून को ज़बाबित और सुल्तान के कानून को जहानदारी कहते थे। प्रांतों को इक्ता कहते थे, जिसका नियंत्रण मुक्ति या वली करते थे। इक्ता को शिक में बांटा गया, जिसका अधिकारी शिकदार था, और शिक को परगना में, जिसका अधिकारी आमिल था। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी और अकाउंटेंट पटवारी कहलाता था। विभागों की बात करें तो दीवाने वकूफ आय व्यय के लिए, दीवाने मुस्तखराज बकाया वसूली के लिए, दीवाने रिसालत अपील के लिए था, दीवाने इंशा पत्राचार के लिए, और दीवाने इश्तिकाक दान और टकसाल के लिए। अधिकारियों में मुस्तौफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक यानी ऑडिटर जनरल था। मुशर्रिफ ए मुमालिक अकाउंटेंट जनरल था। सद्र उस सद्र, मुफ्ती और मुहत्तसिब जो सार्वजनिक नैतिकता का सेंसर था। खजांची को खजैन, रिपोर्टर को वाकया नवीस, वकील और पुलिस को कोतवाल कहते थे। टैक्स में अव्वाब यानी उपकर, किस्मत खूटी मुखिया का टैक्स, गनीमा युद्ध की लूट का 45 भाग, मुजारी किसान और वक्फ धार्मिक भूमि अनुदान था। भूमि राजस्व प्रणाली में खेत बटाई, खड़ी फसल पर लंक बटाई, बिना भूसा अलग किए, मसाहत, भूमि माप पर और मुख्ताई मिश्रित प्रणाली थी। अंत में स्थापत्य कला, इल्तुतमिश का मकबरा, सुल्तान गढ़ी जो इल्तुतमिश ने अपने बेटे के लिए बनवाया, बलबन का मकबरा। 1368 में जौना शाह द्वारा अष्टकोणीय खाने जहां मकबूल का मकबरा और सिकंदर लोधी का डबल डोम वाला मकबरा। क्षेत्रीय वास्तुकला में जौनपुर की अटाला देवी मस्जिद जो इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाई, और इसमें कोई मीनार नहीं है। मांडू में होशंग शाह का मकबरा, जामी मस्जिद, हिंडोला महल, जहाज महल। पंडुआ में सिकंदर शाह की अदीना मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद द्वारा और बड़ा सोना मस्जिद नुसरत शाह द्वारा। अहमदाबाद में कदम रसूल, गुलबर्गा की जामी मस्जिद, दौलताबाद का चांद मीनार, बीदर में महमूद गवां का कॉलेज, बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह का गोल गुंबद और इब्राहिम द्वितीय का इब्राहिम रोजा। तो 11वीं सदी के आक्रमणों से लेकर 1526 में बाबर के आने तक दिल्ली सल्तनत का ये सफ़र सिर्फ राजाओं का इतिहास नहीं, नई प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जन्म भी है। बिल्कुल, एक सोचने वाली बात है, आज भी भारतीय राजस्व प्रशासन में पटवारी और चौधरी जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। ये साबित करता है कि इतिहास केवल तलवारों से नहीं, बल्कि कर और रजिस्टर संभालने वाले लिपिकों से भी एक स्थायी विरासत बनाता है। बहुत ही गहरी बात है। आप सभी इन तथ्यों का लगातार रिवीजन करते रहें। इस ऐतिहासिक गहन चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहें। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही शक्तिशाली हिंदू सम्राट एक पड़ोसी मुस्लिम सल्तनत के खिलाफ एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। अच्छा। लेकिन अपनी ही सेना पर निर्भर रहने के बजाय वो असक्रिय रूप से हजारों मुस्लिम तीरंदाजों और घुड़सवारों को अपनी सेना में भर्ती कर लेता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, वो उनके लिए अपनी राजधानी के ठीक बीचों बीच एक मस्जिद का निर्माण भी करवाता है। मतलब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि मध्यकालीन दक्षिण भारत की बेहद व्यवहारिक दुनिया की एक असली घटना है। सही कहा, ये एक ऐसी दुनिया थी जो किसी गेम ऑफ थ्रोन्स से कम नहीं थी, है ना? एकदम सही। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण यानी हमारे इस खास डीप डाइव में हम इसी रोमांचक इतिहास में उतरने वाले हैं। हमारा आज का मिशन एकदम क्लियर है, विजयनगर और भामनी साम्राज्यों के हर एक पहलू को पूरी तरह से डिकोड करना। और देखिए, ये विषय जितना रोमांचक है ना, उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो ये दोनों साम्राज्य सवालों की एक पूरी खदान है। हाँ, जहां से हर साल अनगिनत प्रश्न बनते हैं। और इसीलिए आज हम एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत के इस्तेमाल कर रहे हैं। आज का हमारा ये डीप डाइव यूपीएससी वन लाइनर द्वारा तैयार किए गए बेहद सटीक और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स पर आधारित है। जी, और इन नोट्स की सबसे खास बात यह है कि इनमें ना एनसीईआरटी और घटनाचक्र पूर्वावलोकन का पूरा निचोड़ शामिल है। बिल्कुल, मतलब ये तैयारी करने वालों के लिए एकदम त्रुटि रहित और परफेक्ट सोर्स बन जाता है। तो आज हम इन तथ्यों के पीछे की कहानी को समझेंगे ताकि ये फैक्ट्स हमेशा के लिए याद हो जाएं। एग्जैक्टली, क्योंकि इतिहास सिर्फ तारीखों को रटने का नाम तो है नहीं, है ना? ये कारण और प्रभाव, मतलब कॉज एंड इफेक्ट को समझने का विज्ञान है। हाँ, पर हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि आज हम किसी भी जानकारी को मिस ना करें। हाँ, एक भी राजा, किताब, यात्री या युद्ध छूटेगा नहीं आज। एकदम
सब कुछ बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल तरीके से डिकोड किया जाएगा। तो चलिए सीधे विजयनगर साम्राज्य से ही शुरुआत करते हैं। इसके कालक्रम को याद रखने के लिए नोट्स में ना एक बहुत ही मजेदार मेमोरी ट्रिक दी गई है, SSTA यानी SSTA। अच्छा, ये तो काफी आसान लग रहा है। हाँ, पहले S से संगम वंश, दूसरे S से सालुव वंश, T से तुलुव वंश और A से अराविदु वंश। तो सबसे पहले बात करते हैं संगम वंश की, जिसका समय 1336 से 1485 तक रहा। राइट। इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, जिन्होंने 1336 AD में इसकी नींव रखी थी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि ये दोनों अचानक से राजा कैसे बन गए। देखिए, यही तो इतिहास की सबसे दिलचस्प बात है। हरिहर और बुक्का शुरुआत से कोई राजा नहीं थे। वो बेसिकली वारंगल के काकतियों के सामंत थे, यानी उनके फ्यूडेटरीज थे। अच्छा, वारंगल के काकतियों के। हाँ, तो जब दिल्ली सल्तनत के आक्रमण हुए ना, तो दक्षिण भारत में बहुत राजनीतिक अस्थिरता आ गई। उस वैक्यूम को भरने के लिए उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। क्या बात है, मौके का फायदा उठाया मतलब। बिल्कुल। और अपने गुरु विद्यारण्य के सम्मान में उन्होंने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विद्यानगर नाम का शहर बसा दिया, और यही शहर बाद में विजयनगर कहलाया और हम्पी को इसकी राजधानी बनाया गया। तो मतलब साम्राज्यों के पतन से ही नए साम्राज्यों का उदय होता है। खैर, संगम वंश के आगे के शासकों को देखें तो देवराय प्रथम का नाम आता है। इनका शासन 1406 से 1422 तक था। जी, और इनका सबसे बड़ा काम था इरिगेशन वर्क, यानी सिंचाई कार्य। इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध बनवाया था ताकि कृषि का विकास हो सके। हाँ, और इन्हीं के शासनकाल में इतालवी यात्री निकोलो डी कोंटी भारत आया था। राइट। और देवराय प्रथम के बाद सत्ता देवराय द्वितीय के हाथ में आई, जो 1425 से 1446 तक रहे। और यहीं पर वो घटना घटती है जिसका जिक्र आपने बिल्कुल शुरुआत में किया था। हाँ, यही मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। देवराय द्वितीय लगातार बहमनी सुल्तान अहमद शाह प्रथम के साथ युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी विजयनगर की सेना में मुस्लिम घुड़सवारों और तीरंदाजों को शामिल किया। ये विरोधाभास क्यों? मतलब क्या ये खतरनाक नहीं था? आज के नजरिए से तो ये विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन अगर हम उस समय की मध्यकालीन रणनीतियों के मैकेनिज्म को समझे ना, तो ये पूरी तरह से व्यावहारिक था। वो कैसे? उस समय सेना की ताकत घुड़सवारों पर बहुत निर्भर करती थी, और बहमनी सेना की घुड़सवार टुकड़ी और तीरंदाजी एकदम बेजोड़ थी। देवराय द्वितीय ये बात बहुत भली भांति जानते थे, तो अपनी सेना को अपग्रेड करने के लिए उन्होंने योग्यता को चुना, धर्म को नहीं। राइट, मतलब शत्रु की तकनीक को अपनाकर ही शत्रु को हराया जा सकता है। बिल्कुल, एकदम गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी कूटनीति। पूरी तरह से मिलिट्री स्किल पर फोकस था उनका। शायद इसी वजह से उन्हें कुछ भारी भरकम उपाधियां भी मिली थीं, जैसे प्रौढ़ देवराय और गजबेटेकर, जिसका मतलब होता है हाथियों का शिकारी। हाँ, एलिफेंट हंटर। और एक और थी दक्षिणा पथ चक्रवर्ती। वो वीर शैववाद से काफी प्रभावित है, और उनका प्रभाव इतना था कि श्रीलंका तक से उनके संपर्क स्थापित हुए थे। बिल्कुल, और उनके दरबार में भी ना विदेशी यात्रियों का आना लगातार जारी रहा। निकोलो डी कोंटी के अलावा फारस से अब्दुल रज़्ज़ाक भी इन्हीं के समय विजयनगर आए थे। अब्दुल रज़्ज़ाक, राइट। हाँ, लेकिन देवराय द्वितीय सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। मैं आपको बता दूं कि वे साहित्य के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। हाँ, साहित्य की बात करें तो नोट्स में कई महत्वपूर्ण रचनाओं का जिक्र है। उन्होंने खुद कन्नड़ भाषा में सोबगिना, सोने और अमरुका जैसी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी जी। और संस्कृत में महानाटक सुधानिधि की रचना की। उनके दरबार में कन्नड़ कवि चामरासा और कुमार व्यास भी मौजूद थे। और इसके अलावा दरबारी कवि दिंडिमा और श्रीनाथ भी थे। श्रीनाथ को तो कवि सार्वभौम की उपाधि तक दी गई थी। क्या बात है। लेकिन हर राजवंश का एक अंत तो होता ही है। संगम वंश भी कमजोर पड़ने लगा, और उस कमजोरी का फायदा उठाया सालोव नरसिम्हा ने। उन्होंने 1485 में तख्ता पलट किया और सालो वंश की नींव रखी, जो 1505 तक चला। और इस काल की सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना यह थी कि 1598 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। मतलब भारत का यूरोप के साथ समुद्री संपर्क यहीं से शुरू हुआ। राइट। हालांकि सालो वंश ज्यादा लंबा नहीं चला। इसके बाद शुरू होता है विजयनगर का स्वर्ण युग, यानी तुलुव वंश। ये 1505 से 1570 तक रहा। इसके संस्थापक वीर नरसिम्हा राय थे, 1505 से 1509 तक। लेकिन देखिए, विजयनगर साम्राज्य अपने एकदम पीक पर तब पहुंचा जब 1509 में कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठे।
उनका शासन 1529 तक रहा। कृष्णदेवराय, इनका नाम तो दक्षिण भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उनकी महानता तो उनकी उपाधियों से ही समझी जा सकती है। आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज और यवनराज अस्थापनाचार्य। यवनराज स्थापनाचार्य मतलब जिन्होंने यवनों यानी मुस्लिम शासकों के राज्यों की स्थापना में हस्तक्षेप किया। वे अपने समय के सबसे शक्तिशाली शासक थे। बिल्कुल। यहाँ तक कि मुगल सम्राट बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में उन्हें तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। जी, और वे पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के कंटेम्पररी भी थे, जिसने कृष्णदेवराय के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। और उनके दरबार में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और बारबोसा भी आए थे। मिलिट्री फ्रंट पर भी उन्होंने उड़ीसा के गजपति साम्राज्य पर बहुत ही शानदार विजय प्राप्त की थी। लेकिन कृष्णदेवराय सिर्फ युद्ध नहीं जीत रहे थे, वे आर्ट और आर्किटेक्चर की नई ऊंचाइयां भी छू रहे थे। हम्पी में जो हम आज विजया महल, हजारा राम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर और कृष्ण मंदिर देखते ना, उनका निर्माण इन्हीं के समय हुआ था। और तिरुपति मंदिर का विकास भी उनके राज में हुआ था। हाँ, और एक बहुत ही मानवीय पहलू ये भी है कि उन्होंने अपनी पत्नी नागला देवी की याद में नागलापुरम नाम के एक पूरे शहर की स्थापना कर दी थी। अरे वाह! लेकिन कृष्णदेव राय की असली ताकत सिर्फ उनकी सेना या ये इमारतें नहीं थी, बल्कि उनका अष्टदिग्गज था। अष्टदिग्गज, इसे अगर हम आज के संदर्भ में समझे ना, तो ये साम्राज्य का एक सर्वोच्च एकेडमिक थिंक टैंक था। राइट? ये 8 महान तेलुगु विद्वान थे जो सिर्फ कवि नहीं थे, बल्कि पॉलिसी मेकिंग में भी राजा को सलाह देते थे। बिल्कुल। और एग्जाम्स के लिए इन 8 विद्वानों और उनकी रचनाओं को याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए इन्हें डिकोड कर लेते हैं। जी। पहले है अल्लासानी पेद्दन्ना, जिन्हें आंध्र कविता पितामह कहा जाता था। इनकी रचनाएं मनुचरितम और हरि कथा सारम बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। हाँ, और दूसरे नाम से तो हर कोई वाकिफ है, तेनाली रामकृष्ण, जिनकी महान रचना पांडुरंग महामात्यम है। बिल्कुल। तीसरे विद्वान हैं पिंगली सुरंगा, जिन्होंने गरुड़ पुराणम, प्रभावती प्रद्युम्नम, राघव पांडवियम और कला पूर्णोदयम जैसी जटिल किताबें लिखी हैं। राइट। और चौथे हैं नंदी थिम्माना, जिनकी रचना पारिजाता पहारणम है। और बाकी जो 4 विद्वान हैं वो हैं मादय गरी मल्लाना, धुर्जटी, अय्यलराजू रामभद्रकवि और रामराज भूषण। इन 8 ने मिलकर विजयनगर को तेलुगु साहित्य का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया था। सच में। और कृष्णदेव राय के निधन के बाद अच्युत देव राय शासक बने। उनका समय 1529 से 1542 तक था। और इन्हीं के समय में वो पुर्तगाली घोड़ों का व्यापारी फर्नाओ नूनीज भारत आया था, है ना? एकदम सही। अच्युत देव राय ने तिरुवेंगलाथ मंदिर, जिसे अच्युत राय मंदिर भी कहते हैं, बनवाया था। साथ ही उन्होंने कन्नड़ कवि चाटू विट्ठलनाथ और संस्कृत विद्वान राजनाथ दिंडिमा द्वितीय को संरक्षण भी दिया। लेकिन अब यहाँ से ना कहानी में एक बहुत भयानक मोड़ आता है। बात है वेंकट प्रथम और सदाशिव राय के समय की, जिनका काल 1542 से 1576 के बीच था। जी। गद्दी पर सदाशिव राय बैठे थे, लेकिन वो सिर्फ नाम के राजा थे। पूरी सत्ता और असली ताकत तो राम राय के हाथों में थी। और मैं आपको बता दूं कि राम राय की नीतियां ही विजयनगर के पतन का कारण बनी। ऐसा क्यों हुआ? मतलब उन्होंने क्या गलती कर दी? देखिए, राम राय एक बहुत ही चतुर डिप्लोमेट थे। उन्होंने देखा कि बहमनी साम्राज्य टूटकर 5 छोटे मुस्लिम राज्यों में बंट गया है, तो उन्होंने फिर वही गेम ऑफ थ्रोन्स वाली चाल चली, डिवाइड एंड रूल वाली। हाँ, बांटो और राज करो की नीति अपनाते हुए उन्होंने इन राज्यों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अच्छा। कुछ सालों तक तो ये शतरंज का खेल विजयनगर के पक्ष में रहा, लेकिन अंततः दांव उल्टा पड़ गया। क्योंकि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर समझ गए होंगे कि उन्हें मोहरों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्जैक्टली। और इसका नतीजा ये हुआ कि वे सभी अपनी आपसी दुश्मनी भुलाकर एकजुट हो गए। उन्होंने एक गठबंधन बनाया और विजयनगर पर एक साथ हमला कर दिया। बाप रे! और ये इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध साबित हुआ, तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। बिल्कुल। 23 जनवरी 1565 का वो दिन जब राम राय की करारी हार हुई और हुसैन निजाम शाह प्रथम ने उनकी हत्या कर दी। वो भव्य हम्पी शहर, जिसकी सुंदरता की कस्में विदेशी यात्री खाते थे, उसे पूरी तरह से जलाकर नष्ट कर दिया गया। और आप संयोग देखिए, ठीक इसी उथल-पुथल के दौर में इतालवी यात्री सीजर फ्रेडरिक वहां आया था, जिसने इस पूरी तबाही को दर्ज किया। तालीकोटा के युद्ध ने तो विजयनगर की कमर ही तोड़ दी।
इसके बाद जो वंश सत्ता में आया वो था अराविदु वंश, 1570 से 1649 तक। इसके संस्थापक तिरुमल देवराय थे। हाँ, उन्होंने राजधानी बदलकर शासन चलाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो पुरानी शान कभी वापस नहीं आई। राइट। और इस साम्राज्य का अंतिम शासक श्रीरंगा तृतीय था, जिसके बाद ये महान साम्राज्य इतिहास के पन्नों में बस सिमट कर रह गया। ये तो हुई राजाओं और युद्धों की बात, लेकिन देखिए इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो भी उतना ही जटिल और आधुनिक था। चलिए उसे भी डिकोड करते हैं। बिल्कुल। राजा तो सर्वोच्च था, लेकिन निर्णय लेने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। पूरा साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था और हर प्रांत का प्रमुख नाइक कहलाता था। ये तो एक तरह की डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था लग रही है। हाँ, प्रशासन का हायरार्की बहुत स्पष्ट था। सबसे ऊपर प्रोविंसेस, उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट्स, फिर सब डिस्ट्रिक्ट्स और अंत में गांव। और गांवों को केंद्र सरकार से जोड़ने के लिए ना महानायकाचार्य नाम के विशेष अधिकारी होते थे। अगर इसे हम स्थानीय शब्दावली में समझें तो नोट्स के हिसाब से प्रांतों को मंडलम कहा जाता था, जिसके प्रमुख को मंडलेश्वर या नायक कहते थे। ये नायंकरा व्यवस्था का हिस्सा था जी। और जिलों को नाडु कहा जाता था, जिसका प्रमुख नाडु प्रभु होता था। उपजिलों को स्थल और सबसे छोटी इकाई यानी गांव को ग्राम कहा जाता था, जिनके प्रमुख गौड़ा कहलाते थे। और यहाँ नायंकरा व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। ये एक तरह का फ्यूडल सेटअप था। अच्छा, सामंती ढांचा। हाँ, इसमें सेनापतियों या नायकों को नकद वेतन के बजाय जमीन के बड़े बड़े टुकड़े दिए जाते थे। इसके बदले में उन्हें राजा के लिए एक निश्चित संख्या में सैनिक बनाए रखने होते थे। समझ गया। और यही नायक आगे चलकर इतने शक्तिशाली हो गए कि वे भी साम्राज्य के पतन का एक कारण बने। ये तो होना ही था। प्रशासन चलाने के लिए कुछ विशेष अधिकारी भी नियुक्त थे। जैसे सेनापति को दलवाए कहते थे, महल के रक्षक को वासल, सचिव या अकाउंटेंट को रायसम कहा जाता था, और निजी परिचारक को अडप्पम और कार्यकारी एजेंट को कार्यकर्ता कहा जाता था। इसके अलावा एक बहुत ही अनूठी व्यवस्था थी, आयंगर व्यवस्था। हाँ, एंगर व्यवस्था। ये मूल रूप से विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल था। हर गांव को एक स्वतंत्र इकाई माना जाता था और इसका प्रशासन 12 अधिकारियों का एक समूह चलाता था। 12 अधिकारी। बिल्कुल। और इन अधिकारियों को वेतन के रूप में टैक्स फ्री जमीन दी जाती थी, जिसे मन्यम कहा जाता था। अच्छा, मन्यम। और अर्थव्यवस्था को चलाने वाली करेंसी क्या थी? उस समय सोने के सिक्कों को वराह या पैगोड़ा कहते थे। आधे वराह को पेरोटा और पेरोटा के 10वें हिस्से को फनम कहा जाता था। राइट। और चांदी के सिक्के को तार और तांबे के सिक्के को जितल कहते थे। लेकिन देखिए, प्रशासन से ज्यादा दिलचस्प वहां का समाज था। मतलब आज भी ये बात हैरान करती है कि विजयनगर में स्टेट सर्विस में महिलाओं की भागीदारी कितनी अधिक थी। हाँ, महिलाएं सिर्फ रानियां या दासियां नहीं थीं। वो शाही ज्योतिषी, पहलवान, अकाउंटेंट्स, क्लर्क और शाही अंगरक्षक के रूप में काम करती थीं। बिल्कुल। रुके, महिला पहलवान और अंगरक्षक, मतलब 15वीं सदी के भारत में ये सोच पाना भी मुश्किल है। ये तो बहुत ही प्रोग्रेसिव समाज लगता है। समाज में विधवा पुनर्विवाह को भी बढ़ावा दिया गया था, लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना ही प्रगतिशील था? बस यहीं पर इतिहास का विरोधाभास सामने आ जाता है। एक तरफ महिला पहलवान थी, तो दूसरी तरफ समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, देवदासी प्रथा और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं भी बहुत गहराई से जड़ें जमाए हुए थीं। अच्छा। और सती को वहां की स्थानीय भाषा में सोहागमन कहा जाता था। जी। इसके अलावा समाज में स्लेवरी यानी दास प्रथा का भी बहुत व्यापक प्रचलन था। हालांकि साम्राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता थी, जो उस दौर के हिसाब से एक बड़ी बात जरूर थी। अब अगर हम कला और संस्कृति की ओर मुड़ें, तो विजयनगर की वास्तुकला तो एकदम बेजोड़ थी। हम्पी के खंडहरों की सबसे पहले 1800 में कॉलिन मैकेंजी ने खोज की थी। जी। इन्होंने प्रोविडा शैली विकसित की थी। इस शैली की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? वो खंभे जिन पर उछलते हुए घोड़ों की शानदार नक्काशी होती थी। हाँ। और इसके अलावा ऊंचे राय गोपुरम, खंभों वाले मंडप और शादियों के लिए कल्याण मंडप इनकी वास्तुकला की शान थे। मंदिरों की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्यों उकेरे जाते थे। और लिटरेचर की दुनिया में भी विजयनगर का योगदान बहुत विशाल है। सिर्फ तेलुगु में नहीं, बल्कि संस्कृत और कन्नड़ में भी। बिल्कुल। संस्कृत में गंगा देवी ने मधुरा विजयम लिखा, खुद कृष्णदेव राय ने उषा परिणय की रचना की और विद्यारण्य ने राजकाल निर्णय लिखा। और कन्नड़ भाषा में चांवरसा की प्रभुलिंग लीला, पुरंदरदास के भक्ति कीर्तन और कनकदास तथा कुमार व्यास के कार्य प्रसिद्ध हैं।
और अगर तेलुगु साहित्य की बात हो तो कृष्णदेवराय की अमर रचना आमुक्त माल्यद सबसे ऊपर आती है। विजयनगर साम्राज्य इतना समृद्ध था कि दुनिया भर से फॉरेन ट्रैवलर्स जिसे देखने आते थे। चलिए इन यात्रियों के वृत्तांतों का एक व्यवस्थित रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में ये सीधे पूछे जाते हैं। एकदम सही। तो सबसे पहले मोरक्को से इब्न बतूता आया था, हरिहर प्रथम के समय। उनकी प्रसिद्ध किताब है रहला। इटली से निकोलो डी कॉन्टी देवराय द्वितीय के समय आया और इसी ने विजयनगर में सती और दास प्रथा का आंखों देखा हाल लिखा था। राइट। फारस से अब्दुल रज्जाक भी देवराय द्वितीय के समय ही आया था। वो खुरासान के सुल्तान का राजदूत था। और रूस से एथेनेसियस निकितिन आया था विरूपाक्ष राय द्वितीय के समय। इटली से लुडोविको डी वर्थेमा कृष्णदेवराय के काल में आया। पुर्तगाल से डुआर्टे बारबोसा में भी कृष्णदेवराय के समय यात्रा की थी और उसने खास तौर पर इस बात का जिक्र किया कि विजयनगर में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। और पुर्तगाल से ही डोमिंगो पेस कृष्णदेवराय के समय आया और उसने दुनिया को बताया कि विजयनगर हीरो के व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। डायमंड्स का व्यापार। और आखिर में पुर्तगाल से फर्नाओ नुनीज अच्युत राय के समय आया। ये वही यात्री है जिसने शाही महल में महिलाओं के पहलवान और ज्योतिषी होने का सबसे सटीक वर्णन किया है। तो इस तरह विजयनगर का ये विस्तृत अध्याय पूरा होता है। लेकिन देखिए, दक्षिण भारत की राजनीति को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम बहमनी साम्राज्य को ना समझें, जो 1347 से 1527 तक कायम रहा। बिल्कुल, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी, जिन्हें इतिहास में हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। जी। उन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। इनके बाद फिरोज शाह गद्दी पर बैठे 1397 से 1422 तक। उनका विजयनगर के साथ लगातार युद्ध चलता रहा। हाँ, 1398 और 1408 में उन्होंने जीत दर्ज की, लेकिन 1420 में देवराय प्रथम से वो हार गए थे। फिरोज शाह की एक खास बात ये थी कि साइंस में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने दौलताबाद के पास एक वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी। अरे वाह! साथ ही उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी संख्या में हिंदुओं को शामिल किया और चोल तथा दाबोल जैसे बंदरगाहों का विकास किया। और फिर फिरोज शाह के बाद अहमद शाह प्रथम वली का शासन आया। इनका सबसे रणनीतिक फैसला था राजधानी को गुलबर्गा से बीदर शिफ्ट करना। बीदर, राइट? लेकिन बहमनी साम्राज्य वास्तव में अपने पीक पर तब पहुंचा जब सत्ता की बागडोर महमूद गवाह के हाथ में आई, 1461 से 1481 तक। लेकिन गवाह असल में सुल्तान तो था नहीं ना? नहीं, वो एक वजीर था जिसे मलिक उल तुज्जार की उपाधि मिली हुई थी। अच्छा। महमूद गवाह का सामरिक दृष्टिकोण यानी जो उसका स्ट्रेटेजिक विजन था वो बहुत ही उन्नत था। उसने युद्ध के तरीके ही बदल दिए। बिल्कुल। बेलगाम में विजयनगर के खिलाफ युद्ध में गवाह ने पहली बार गन पाउडर यानी बारूद का इस्तेमाल किया। बाप रे! ये भारत के सैन्य इतिहास का एक बहुत बड़ा टेक ट्रांसफर था। उसने सिर्फ बारूद का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सैनिकों को बारूद बनाना सिखाने के लिए फारसी रसायनज्ञों को भी आमंत्रित किया था। पर्शियन केमिस्ट्स। जी। और शिक्षा के क्षेत्र में भी गवाह ने बीदर में फारसी वास्तुकला शैली का एक भव्य मदरसा बनवाया था। लेकिन महमूद गवाह की मृत्यु के बाद 1518 से बहमनी साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया। ये भी कॉज एंड इफेक्ट का एक शानदार उदाहरण है। बिल्कुल। जैसे ही केंद्र कमजोर हुआ, प्रांतीय गवर्नर स्वतंत्र होने लगे और ये विशाल साम्राज्य 5 अलग अलग मुस्लिम राज्यों में टूट गया। ये 5 राज्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए इन 5 राज्यों का कालक्रम भी देख लेते हैं। पहला राज्य था बरार, जहां 1484 में फतुल्ला इमाद शाह ने इमाद शाही वंश की स्थापना की। हालांकि 1574 में अहमदनगर ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। और दूसरा था बीजरापुर, जहां 1489 में यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश स्थापित किया। बाद में 1686 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसका विलय मुगल साम्राज्य में कर लिया। तीसरा राज्य था अहमदनगर, जहां 1490 में मलिक अहमद ने निजाम शाही वंश की स्थापना की। 1633 में शाहजहां ने इसे मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। चौथा राज्य गोलकुंडा था, जहां 1512 में कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश की नींव रखी। ये वही कुली कुतुब शाह हैं जिन्होंने गोलकुंडा किला, आज का हैदराबाद शहर और प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण करवाया था। राइट। गोलकुंडा को भी 1687 में औरंगजेब ने जीत लिया था। और पांचवा राज्य था बीदर, जहां 1526 में अमीर अली बरीद ने बरीद शाही वंश की स्थापना की। अंततः 1610 में बीजापुर ने बीदर पर कब्जा कर लिया।
अगर हम बहमनी साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो सुल्तान सर्वोच्च अधिकारी था। पूरा साम्राज्य 4 बड़े प्रांतों में बटा था, गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार। जी, और हर प्रांत का प्रमुख अमीर कहलाता था। रेवेन्यू के लिए इन्होंने भी एक व्यवस्थित मॉडल अपनाया था, जो था फसल आधारित कराधान, यानी क्रॉप बेस्ड टैक्सेशन। और मिलिट्री फ्रंट पर बहमनी राज्य पूरी तरह से घुड़सवार सेना पर निर्भर था, जिसमें फारस, अफगान और अरब से आए सैनिक भारी संख्या में होते थे। और कला और संस्कृति में भी यहाँ फारसी प्रभाव साफ दिखाई देता है। गुलबर्गा किला और जामा मस्जिद फारसी वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण हैं। हाँ, दरबार में फारसी और अरबी भाषा के विद्वानों को संरक्षण दिया गया और कैलीग्राफी तथा चित्रकला को बहुत बढ़ावा मिला। एक बात जो बहमनी साम्राज्य को बहुत खास बनाती है वो ये है कि लगातार युद्धों के बावजूद उन्होंने रिलीजियस हार्मनी यानी धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा दिया। अच्छा, तो ये हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के बीच कला, प्रशासन और समाज के स्तर पर एक गहरा इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। तो ये था विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों का एक संपूर्ण और विस्तृत विश्लेषण। आज के इस डीप डाइव में हमने यूपीएससी वन लाइनर नोट से कालक्रम, प्रशासनिक व्यवस्था, युद्ध की तकनीकें, साहित्य और विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों को पूरी तरह से डिकोड कर लिया है। और देखिए, ये तथ्य सिर्फ इतिहास की कहानियां नहीं है, बल्कि ये एस्पिरेंट्स के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में मजबूत हथियार हैं। बिल्कुल। और अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर गहराई से मंथन करने की जरूरत है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच 2 शताब्दियों तक भयंकर खून खराबा और युद्ध होते रहे। हाँ। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो वास्तुकला, व्यापार, विशेषकर बारूद का ज्ञान और अरबी घोड़ों का आयात और प्रशासनिक ढांचे में दोनों साम्राज्यों ने एक दूसरे को बहुत गहराई से प्रभावित किया। राइट। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या इतिहास सिर्फ युद्ध के मैदान की लड़ाइयों से आकार लेता है या फिर युद्ध के मैदान के बाहर होने वाले इस निरंतर सांस्कृतिक और तकनीकी आदान प्रदान से? ये वास्तव में इतिहास को देखने का नजरिया बदल देने वाला सवाल है। इसी विचार के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की इस खोज को ऐसे ही जारी रखा जाना चाहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विस्तृत विश्लेषण के साथ। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे स्टार्टअप की जिसके फाउंडर की अचानक सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई हो। चारों तरफ दुश्मन कब्जा जमाने को तैयार बैठे हों और कोई व्यवस्थित एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा भी ना हो। स्थिति तो वाकई बहुत खराब लग रही है ना? और 1556 में मुगल साम्राज्य की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही थी, जब एक 13 साल के लड़के को गद्दी पर बिठाया गया। तो इस गहराई से चर्चा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री के उस युग का विश्लेषण कर रहे हैं जिन्हें आधुनिक भारत की प्रशासनिक नींव रखी। बिल्कुल, और वो है मुगल साम्राज्य जो 1526 से 1707 तक चला और बीच में आया सूर साम्राज्य। जी, और श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि आज की ये पूरी चर्चा यूपीएससी ऑनलाइनर द्वारा तैयार किए गए नोट्स पर आधारित है। ये सामग्री पूरी तरह से एग्जाम फोकस्ड है, मतलब इसमें एनसीईआरटीज और घटना चक्र पूर्वावलोकन का पूरा सार शामिल है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये एक बेहद ठोस, एरर फ्री और रिवीजन के अनुकूल स्रोत है। और किसी भी ऐतिहासिक विश्लेषण में सबसे पहले क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर हम पूरे मुगल कालक्रम का एक खाका खींचें तो ये कुछ इस तरह चलता है। सबसे पहले संस्थापक बाबर 1526 से 1530, फिर हुमायूं 1530 से 1540 और फिर निर्वासन के बाद 1555 से 56। इसके बाद आते हैं साम्राज्य के मुख्य निर्माता अकबर 1556 से 1605। फिर जहांगीर 1605 से 1627। एकदम सही। और फिर शाहजहां 1628 से 1658 और औरंगजेब 1658 से 1707। और पता है, औरंगजेब के बाद का जो दौर है वो लेटर मुगल्स यानी उत्तरवर्ती मुगलों का है। मतलब पतन की शुरुआत? हाँ, जिसमें बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फरुखसियर, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय और अंत में 1857 की क्रांति वाले बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें हम जफर भी कहते हैं, वो शामिल हैं। मतलब ये पूरी टाइमलाइन किसी लॉन्ग रनिंग ऐतिहासिक टीवी सीरीज जैसी है, जहां हर शासक शासन का एक नया सीजन लेकर आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं संस्थापक बाबर से। मैंने पढ़ा था कि बाबर असल में मध्य एशिया के फरगना का एक माइनर चीफ था। हाँ,
और इन्हें तैमूरिड्स भी कहा जाता था। तैमूरिड्स मतलब दोनों तरफ से खास वंशावली। बिल्कुल, पिता की ओर से ये तैमूर के वंशज थे और माता की ओर से चंगेज खान के। हाँ। तो खून में ही युद्ध और विस्तार था। 1504 में इन्होंने काबुल पर कब्जा किया और बादशाह की उपाधि ली। लेकिन भारत में इनकी एंट्री 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से होती है, जहां दौलत खान लोधी के बुलावे पर बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया। लेकिन यहाँ नोट्स में एक शब्द है तुलगुमा युद्ध तकनीक। ये तुलगुमा तकनीक आखिर थी क्या जिसने बाबर को जीत दिला दी? तुलुगमा असल में एक बेहद आक्रामक मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। इसमें पूरी सेना को बाएं, दाएं और मध्य टुकड़ियों में बांट दिया जाता था। जब दुश्मन सामने से हमला करता तो बाबर की सेना के किनारे वाली टुकड़ियां घूमकर दुश्मन को पीछे और साइड से घेर लेती थीं। ओह, तो दुश्मन पूरी तरह से ट्रैप हो जाता था। बिल्कुल। और इसके साथ ही बाबर ने भारत में पहली बार गन पाउडर और आर्टिलरी यानी तोपखाने का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। सोचिए, इब्राहिम लोदी के हाथियों ने जब पहली बार तोपों की तेज आवाज सुनी होगी तो वो अपनी ही सेना को कुचलते हुए भाग खड़े हुए। तो ये सिर्फ संख्या का नहीं बल्कि तकनीक का खेल था। लेकिन बाबर के 4 साल के शासन को देखें, जो 1526 से 30 तक रहा, तो लगता है कि वे पूरी तरह से सर्वाइवल मोड में थे। वो कैसे? देखिए ना, 1526 में पानीपत, 1527 में फतेहपुर सीकरी के पास खानवा का युद्ध, जहां उन्होंने मेवाड़ के राणा सांगा को हराया। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध, मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय के खिलाफ। और फिर 1529 में घाघरा का युद्ध, बिहार के पास महमूद लोधी के खिलाफ। मतलब लगातार 4 साल, 4 बड़े युद्ध। ये आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा। बाबर ने भारत में मुगलों के लिए जमीन तो जीत ली, लेकिन प्रशासन को स्थिर करने का समय उन्हें कभी नहीं मिला। हालांकि सांस्कृतिक स्तर पर उन्होंने मुगल वास्तुकला में चारबाग शैली की शुरुआत जरूर की। चारबाग, जहां बगीचों को 4 ज्योमेट्रिक हिस्सों में बांटा जाता है। हाँ, वही। और उन्होंने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबली, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं, चगताई तुर्की भाषा में लिखी। दिलचस्प बात यह है कि बाद में अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। हीरा प्राप्त करके बाबर ने उसे अपने बेटे हुमायूं को उपहार में दिया था। जी हाँ, और यही हुमायूं जब 1530 में गद्दी पर बैठे तो उन्हें विरासत में एक बहुत ही अस्थिर साम्राज्य मिला। तो हुमायूं ने उसे स्टेबल करने के लिए क्या किया? उन्होंने सबसे पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया और दूसरी राजधानी के रूप में दिल्ली में दीन पना किले का निर्माण शुरू किया। दिल्ली में ईसा खान मस्जिद और जमाली मस्जिद भी बनवाई। 1532 में उन्होंने महमूद लोधी के खिलाफ दोहरिया का युद्ध लड़ा। और चुनार के किले की घेराबंदी भी तो की थी ना, अफगान नेता शेर खान के खिलाफ। बिल्कुल की थी, लेकिन हुमायूं की कहानी का असली टर्निंग पॉइंट 1539 का चौसा का युद्ध था। हाँ, बैटल ऑफ चौसा, जहां हुमायूं शेर खान से बुरी तरह हार गए थे। सही कहा। इसी जीत के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि ले ली थी और अगले ही साल 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ, जहां शेरशाह ने हुमायूं को पूरी तरह हरा दिया। और इसके बाद ही हुमायूं को 1540 से 55 तक निर्वासन यानी एग्जाइल झेलना पड़ा, है ना? जी, और इसी निर्वासन के दौरान 1540 में सिंध जाते समय हमीदा बानो बेगम से उनका विवाह हुआ। 1555 में उन्होंने अफगानों को हराकर सत्ता वापस तो पा ली, लेकिन किस्मत देखिए, 1556 में अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। बड़ा ही दुखद अंत था। वास्तुकला में हुमायूं का सबसे बड़ा स्मारक उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया दिल्ली का हुमायूं का मकबरा है, जो आज एक यूनेस्को साइट है। और साहित्य की बात करें तो उनकी हाफ सिस्टर गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। और एक और बात, हुमायूं ही वो शासक थे जो अपने साथ अब्दुस समद और मीर सैयद अली जैसे महान दरबारी चित्रकारों को भारत लाए थे। अच्छा, तो पेंटिंग का बेस भी वहीं से शुरू हुआ। अब आते हैं उस 15 साल के गैप पर जब हुमायूं निर्वासन में थे। उस बीच जो साम्राज्य खड़ा हुआ वो था सूर साम्राज्य, 1540 से 55 तक, जिसे भारत का दूसरा अफगान साम्राज्य कहा जाता है। दूसरा? तो पहला कौन सा था? पहले अफगान शासक लोधी थे, जिनका अंत 1526 में हुआ था। समझ गई। तो सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद था। बहार खान लोहानी ने उन्हें शेर खां की उपाधि दी थी।
उन्होंने सासाराम को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन भाई सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि शेरशाह ने केवल 5 वर्षों तक शासन किया, 1540 से 45 तक। हाँ, इतने कम समय में कोई इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रेवोल्यूशन कैसे ला सकता है? इसे ऐसे समझिए कि शेर शाह सूरी मध्यकालीन भारत के सबसे महान सिस्टम आर्किटेक्ट थे। उन्होंने लैंड रेवेन्यू यानी भूमि और राजस्व सुधार में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। रैयतवाड़ी मतलब बिचौलियों को हटाकर सीधे किसानों यानी रैयतों से टैक्स लेना। बिल्कुल। और उन्होंने जब्ती व्यवस्था भी शुरू की, जिसमें जमीन का मेजरमेंट और वार्षिक मूल्यांकन किया जाता था। और उनके डॉक्यूमेंटेशन का तरीका तो बिल्कुल आज के रियल एस्टेट एग्रीमेंट जैसा था। उन्होंने पट्टा शुरू किया जिसमें तय राजस्व लिखा होता था और कबूलियत जो किसान का सहमति पत्र होता था। हाँ, और फसल की दरों की एक सूची भी बनाई जिसे रे कहा जाता था। इन सब का हिसाब रखने वाले राजस्व अधिकारी अमिल कहलाते थे। और जो इन सारे रिकॉर्ड्स को सहेजता था वो कानूनगो कहलाता था। सही, एकदम सही। सिर्फ राजस्व ही नहीं, उनका पूरा प्रशासनिक ढांचा बहुत लॉजिकल था। उन्होंने पूरे साम्राज्य को सरकार यानी जिलों में बांट दिया था, जहां चीफ शिकदार और चीफ मुंसिफ मुख्य अधिकारी होते थे। जी। और सरकार के नीचे परगना होते थे, जहां शिकदार, अमिल, फोतेदार यानी खजांची और कारकुन यानी अकाउंटेंट होते थे। अगर हम केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो ये किसी मॉडर्न कैबिनेट जैसा था। जैसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं। हाँ, राजस्व के लिए दीवाने वजारत, जहां वजीर होता था, सेना के लिए दीवाने आरिज, विदेशी मामलों के लिए दीवाने रिसालत, संचार के लिए दीवाने इंशा और खुफिया विभाग के लिए दीवाने बरीत। बहुत ही एडवांस्ड। और सेना में अनुशासन के लिए उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के मॉडल से प्रेरित होकर घोड़े दागने की प्रथा यानी हॉर्स ब्रांडिंग लागू की। उनकी खुद की एक शाही सेना भी थी जिसे खासा कैल कहा जाता था। और इकोनॉमी को सुधारने के लिए उन्होंने तांबे का दाम और चांदी का रुपया चलाया। और कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का विकास किया, जो सोनारगांव से सिंधु नदी तक जाता था। इसके अलावा आगरा से बुरहानपुर, जोधपुर से चित्तौड़ और लाहौर से मुल्तान तक के हाईवे भी बनाए। सराय और डाक व्यवस्था सुधारी। प्राथमिक शिक्षा के लिए जगह जगह मकतब स्थापित किए। और धर्म की परवाह किए बिना मुफ्त रसोइयां चलवाएं। वास्तुकला की बात करें तो सासाराम में उनका खुद का मकबरा है, दिल्ली में पुराना किला और शेर मंडल, और पाकिस्तान में स्थित रोहतास किला जो एक यूनेस्को साइट है, और भेरा शहर भी उन्होंने ही बसाया। साहित्य के लिहाज से भी ये काल बहुत रिच था। मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत और अब्बास खान सरवानी का तारीख़ शेरशाही इसी काल में पूरा हुआ। ये सब सिर्फ 5 सालों में। लेकिन पता है, शेरशाह के बनाए इसी प्रशासनिक ढांचे का सबसे ज्यादा फायदा किसे मिला? किसे? अकबर को। 1556 से 1605 का काल। अच्छा, वही जिनकी बात हमने एपिसोड की शुरुआत में की थी। 1542 में अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में जन्मे अकबर। हाँ, मात्र 13 साल की उम्र में कलानौर में उनका राज्याभिषेक हुआ। शुरुआत में बैरम खां उनके रीजेंट रहे। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जहां बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाले हेमू को हरा दिया था। और इसके बाद शुरू होता है मुगलों का स्वर्णिम विस्तार। बिल्कुल। अगर हम अकबर के विजय अभियानों को देखें तो 1560 में मालवा के बाज बहादुर को हराया, 1564 में गोंडवाना की वीर रानी दुर्गावती के खिलाफ अभियान, 1568 में चित्तौड़ के राणा उदय सिंह से किला जीतना, फिर 1573 में गुजरात विजय, 1576 में बिहार और बंगाल पर कब्जा, और 1597 में अहमदनगर की चांद बीबी को हराना। और वो 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध तो बहुत ऐतिहासिक है ना, जहां मानसिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना और राणा प्रताप के बीच भीषण संघर्ष हुआ था। बिल्कुल। इन अभियानों के बीच 1571 में अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कर ली थी। लेकिन अकबर सिर्फ तलवार के दम पर तो इतने बड़े साम्राज्य को नहीं बांध सकते थे। उनकी नीतियां बहुत समावेशी थीं, जैसे 1563 में तीर्थ यात्रा कर हटाना और 1564 में जजिया कर हटाना। हाँ, और दास प्रथा भी समाप्त कर दी थी। उनकी धार्मिक नीति सुल-ए-कुर्ग यानी यूनिवर्सल टॉलरेंस पर टिकी थी। इसी के तहत 1575 में उन्होंने इबादत खाना बनवाया था ना? जी, सभी धर्मों के विद्वानों से चर्चा के लिए। और 1582 में दीन-ए इलाही की शुरुआत की। उन्होंने प्रशासन में उलेमाओं के राजनीतिक हस्तक्षेप का भी विरोध किया। लेकिन अकबर की सबसे बड़ी प्रशासनिक क्रांति तो मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था थी।
जो 1570 में शुरू हुई। मतलब ये तो आज के किसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जैसा लगता है। आप इसे बिल्कुल वैसा ही कह सकती हैं। हर अधिकारी को एक मनसब यानी रैंक दिया जाता था। इसमें 2 हिस्से होते थे, जात और सवार। जात और सवार ये कैसे काम करते थे? जात अधिकारी का स्टेटस तय करता था और सवार यह तय करता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक मेंटेन करने हैं। इसमें कुल 33 ग्रेड थे। प्रथम श्रेणी के मनसबदार का जात और सवार बराबर होता था। द्वितीय श्रेणी में सवार जात के आधे से ज्यादा होता था और तृतीय श्रेणी में सवार आधे से कम होता था। ये तो बहुत ही गणितीय प्रणाली थी। इन्हें खजाने से नकद वेतन मिलता था। लेकिन जागीरदार कौन होते थे? जागीरदार वे अधिकारी होते थे जिन्हें वेतन के बदले जमीन यानी जागीर दी जाती थी, जिससे वे राजस्व वसूलते थे। लेकिन सबसे अहम बात, इनकी स्थिति अस्थायी थी। मतलब ट्रांसफर होते रहते थे। हाँ, ताकि कोई एक जगह जड़े जमा कर विद्रोह ना कर सके। स्मार्ट। और इस जमीन से टैक्स वसूलने का सिस्टम क्या था? यहाँ शेरशाह की जब्ती व्यवस्था काम आई, जिसे टोडरमल ने सुधारा और दहसाला सिस्टम लागू किया। दहसाला मतलब 10 साल का एवरेज? एग्जैक्टली। पिछले 10 सालों की उपज का औसत निकालकर राजस्व को उपज का 1/3 तय कर दिया गया। जमीन को 4 हिस्सों में बांटा गया। कौन कौन से? पोलज, जिस पर हर साल खेती होती थी, परावती, जिसे कुछ समय खाली छोड़ा जाता था, चचर, जिस पर 3-4 साल में एक बार खेती होती थी, और बंजर। और इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे ऊपर सम्राट, फिर वजीर, सैन्य और खुफिया प्रमुख मीर बख्शी और रॉयल हाउसहोल्ड का काम देखने वाला मीर सामान। हाँ, और प्रांत स्तर पर सूबा होता था, जिसके प्रमुख सूबेदार थे। उसके नीचे सरकार, फिर परगना और गांव स्तर पर मुकद्दम, फौजदार और अमलगुजार। और बौद्धिक नेतृत्व के लिए अकबर के दरबार में 9 रत्न थे: अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, रहीम, तानसेन, मानसिंह, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा और फकीर अजीजुद्दीन। वास्तुकला में भी अकबर ने बहुत काम किया। आगरा, लाहौर और इलाहाबाद के किले बनवाए। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा और दीवाने खास बना। मकतब खाना की स्थापना भी तो की थी, जहां संस्कृत ग्रंथों का फारसी अनुवाद हुआ, जैसे महाभारत का अनुवाद रज़्मनामा के नाम से। हाँ, और चित्रकला में हमज़ानामा के 1200 चित्र बनाए गए। जसवंत और दसावन जैसे चित्रकारों के जरिए यूरोपीय चित्रकला शैली की शुरुआत भी यहीं हुई। लाकर अकबर ने एक ऐसा सिस्टम गढ़ा जो सदियों तक टिका। इसके बाद सत्ता जहांगीर के हाथ में आई, जो 1605 से 1627 तक रहे। जहांगीर, जिनका असली नाम सलीम था, अकबर और जोधाबाई के बेटे। इन्होंने 1599 में विद्रोह किया था ना? जी, लेकिन 1605 में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपाधि के साथ शासक बने। शासन की शुरुआत में ही इनके बेटे राजकुमार खुसरो ने विद्रोह कर दिया। और खुसरो को सिख गुरु अर्जुन देव जी का समर्थन प्राप्त था, जिसके कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दे दिया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी, जिससे मुगलों और सिखों के बीच एक लंबा संघर्ष शुरू हो गया। आगे चलकर 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह किया, जिन्हें नूरजहां कहा गया, और उनके पिता ग्यास बेग को एतमाद उद्दौला की उपाधि मिली। इसी काल में विदेशी राजदूत भी तो आए थे। हाँ, विलियम हॉकिंस 1608 से 11 के बीच आया, पर असफल रहा। लेकिन सर थॉमस रो, जिन्हें राजा जेम्स प्रथम ने भेजा था, वो 1615 से 19 के बीच सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति पाने में सफल रहे। कला के लिहाज से ये काल बहुत रिच था। पियत्रा ड्यूरा यानी संगमरमर पर कीमती पत्थरों की जड़ाई की शुरुआत हुई। आगरा में एतमाद-उद-दौला का मकबरा, लाहौर की मोती मस्जिद, दिल्ली का शालीमार बाग और कश्मीर का निशात बाग इसी दौर के हैं। और चित्रकला तो जहांगीर के समय अपने चरम पर थी। उस्ताद मंसूर जानवरों के चित्र बनाते थे और अबुल हसन और बिशनदास बेहतरीन पोर्ट्रेट। राजाओं के सिर के पीछे दिव्य प्रकाश यानी हेलोज बनाने की शुरुआत भी यहीं हुई। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी लिखी। उनकी मृत्यु लाहौर के पास हुई। जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां, 1628 से 1658। असली नाम खुर्रम। 1607 में इन्हें 8000 जात का मनसब मिला था। इन्होंने पारसी नववर्ष नवरोज मनाना शुरू किया। 1612 में अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल से विवाह किया। सैन्य अभियानों में इन्होंने खान जहान लोधी और जुझार सिंह के विद्रोह को दबाया। 1632 में पुर्तगालियों को हुगली में हराया। 1636 में अहमदनगर को मिलाया।
और 1652 में अपने बेटे औरंगजेब को दक्कन का वाइसराय बना दिया। लेकिन शाहजहां को मुख्य रूप से मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग के लिए याद किया जाता है। ऑफ कोर्स, ताजमहल 1631 से 1653 तक इसका निर्माण हुआ। इसका गुंबद इस्माइल खान ने बनाया था और मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। आगरा में सफेद संगमरमर की मोती मस्जिद, शीश महल और मुसम्मन बुर्ज का निर्माण हुआ। और दिल्ली में लाल बलुआ पत्थर से जामा मस्जिद और लाल किला बना। लाल किले के भीतर रंग महल, दीवाने आम और दीवाने खास। उसी दीवाने खास में अमीर खुसरो के दोहे लिखे हैं और यहीं बेबादल खान द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस रखा गया था। हीरा महल और शाहजहानाबाद शहर भी उन्होंने ही बसाया। साहित्य में अब्दुल हामिद लाहौरी का बादशाहनामा, इनायत खां का शाहजहांनामा, जगन्नाथ पंडित का रस गंगाधर और गंगा लहरें, और दारा शिकोह का मज़मुल बहरीन और सिर्र अकबर जो उपनिषदों का अनुवाद था। अच्छा, एक सवाल है मेरा, जब वास्तुकला इतने चरम पर थी, ताजमहल और तख्ते ताउस बन रहे थे, तो क्या यहीं से साम्राज्य का खजाना खाली होना शुरू हो गया था? हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। ऐतिहासिक सत्य ये है कि इन भव्य निर्माण कार्यों के बावजूद शाही खजाना भरा हुआ था। खजाना खाली वास्तुकला से नहीं बल्कि औरंगजेब के काल में लड़े गए युद्धों से हुआ था। औरंगजेब 1658 से 1707। जी, इन्होंने आलमगीर मतलब विश्व विजेता की उपाधि ली थी और इन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता था। दारा शिकोह के खिलाफ इन्हें धर्मत, सामूगढ़, खजवा और देवराई के भीषण युद्ध लड़ने पड़े। और प्रशासन में इन्होंने अकबर की दहसाला व्यवस्था की जगह इजारेदारी व्यवस्था लागू कर दी थी, है ना? हाँ, जो एक तरह से टैक्स फार्मिंग थी। और फिर आई उनकी दक्कन नीति जो 4 चरणों में चली। पहले जयसिंह ने बीजापुर पर कोशिश की, फिर बीजापुर को 1686 और गोलकुंडा को 87 में कब्जे में लिया, और संगमेश्वर में संभाजी को पकड़कर मार डाला गया। लेकिन इन दक्कन के युद्धों ने मुगल खजानी को पूरी तरह खाली कर दिया। अगर हम स्रोतों के आधार पर उनकी धार्मिक नीतियों की निष्पक्ष बात करें तो वे एक कट्टर सुन्नी शासक थे। उन्होंने जवाबित-ए-आलमगीर जारी किया और मुहतसिब नियुक्त किए। दरबार में संगीत, झरोखा दर्शन, शराब और नशा बंद कर दिया। गैर मुस्लिमों पर जजिया कर दोबारा लगा दिया। और सिख गुरु तेग बहादुर जी को मृत्युदंड दिया गया, जिससे सिख विरोध बहुत बढ़ गया। सौर कैलेंडर की जगह अरब चंद्र कैलेंडर लागू किया। हिंदू मंदिरों पर भी प्रतिबंध लगाए गए। और वास्तुकला में उनके काल में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण हुआ। साहित्य में मिर्जा मोहम्मद कासिम ने आलमगीर नामा और मुस्तैद खान ने मासीर-ए-आलमगीरी लिखी। और अंततः 1707 में औरंगाबाद में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन औरंगजेब के बाद मुगल पतन के कारण क्या रहे? बहुत से कारण थे। कमजोर उत्तराधिकारी, भ्रष्टाचार, पुरानी सैन्य तकनीक, धार्मिक असहिष्णुता, ओवर एक्सपेंशन। निरंतर युद्धों से खजाना खाली हो गया था। और फिर मराठा, सिख और राजपूत जैसी शक्तियों का उदय, नादिर शाह और अफगानों के आक्रमण और अंत में ब्रिटिश हस्तक्षेप। बिल्कुल। अब इस चर्चा को समेटने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बादशाह सर्वोच्च शक्ति था। वकील प्रधानमंत्री था। दीवान राजस्व प्रमुख। सदर धार्मिक अनुदान देखते थे। मुहत्सिब नैतिक संहिता लागू करते थे। दीवाने बयूतात सड़क निर्माण देखते थे। काजी न्यायाधीश, फौजदार जिले का प्रमुख, मीर आतिश तोपखाना प्रमुख और कोतवाल सार्वजनिक व्यवस्था के लिए। शेरशाह के क्रॉप रेट को दस्तूरुल अमल कहा गया। शाहजहां के समय अमिल राजस्व निर्धारण करता था। आयात के लिए राजस्व मुआवजा मलिकान कहलाता था। भूमि 3 प्रकार की थी, खालिसा, जागीर और सयूरघल। कृषि में गेहूं, चावल, जौ। नकदी फसलें थी कपास, इंडिगो, गन्ना। 17वीं सदी में तंबाकू और मक्काएं। 18वीं सदी में आलू और लाल मिर्च। और मध्यकालीन भारत की 2 और महत्वपूर्ण किताबें मत भूलिएगा, इब्न बतूता की रहला और मिनहाज उस सराज की तबाकात नासिरी।
तो आज के इस पूरे एपिसोड का सार ये है कि बाबर की तोपों से लेकर शाहजहां के संगमरमर तक मुगलों ने भारत को एक नया आकार दिया, लेकिन अंततः अपने ही बोझ तले दब गए। चलते चलते श्रोताओं के लिए एक विचार, जरा सोचिए, अगर मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था और सेंट्रलाइज्ड रेवेन्यू ढांचा इतना मजबूत नहीं होता, तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत की सत्ता पर कब्जा करना और पूरे देश से टैक्स वसूलना इतना आसान होता? ये सोचने वाली बात है कि क्या अंग्रेजों ने मुगलों के बनाए इसी ढांचे का फायदा उठाकर हम पर राज किया? बिल्कुल, इस पर विचार कीजिएगा। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। जब एक बहुत विशाल मोनोपोली पूरे बाजार पर कब्जा कर ले, तो एक नया स्टार्टअप उसे कैसे हराता है? ये तो आज के बिजनेस वर्ल्ड का सवाल लगता है। बिल्कुल, पर 17वीं सदी के भारत में ठीक ऐसा ही कुछ घट रहा था। एक तरफ मुगलों की वो महाशक्ति थी जिसका पूरे उपमहाद्वीप पर लगभग एकाधिकार था, और दूसरी तरफ शून्य से शुरुआत करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ, और आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी बात की पड़ताल करने वाले हैं। सही कहा। और मैं बता दूं कि हमारा ये सत्र पूरी तरह से परीक्षा उन्मुख, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड है। आज हम जिन तथ्यों पर बात करेंगे वो यूपीएससी वन लाइनर नोट से लिए गए हैं, जो कि एनसीईआरटीज और घटना चक्र पूर्वावलोकन यानी घटना चक्र पूर्वावलोकन का एक एकदम प्रामाणिक और एरर फ्री संकलन है। बिल्कुल, जो भी छात्र रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए ये चर्चा बहुत काम की होने वाली है। हाँ, और आज की चर्चा सिर्फ एक तरफा नहीं होगी। हम मिडीवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत के दो ऐसे पहलुओं को आमने सामने रखेंगे जो दिखने में बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ मराठा साम्राज्य का राजनीतिक और सैन्य ढांचा, और दूसरी तरफ दक्षिण से उत्तर तक फैलने वाली भक्ति और सूफी आंदोलनों की वो आध्यात्मिक क्रांति, जिसने बिना किसी तलवार के समाज को बदल दिया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक नियम बता देता हूं। रिवीजन को आसान बनाने के लिए हम सभी महत्वपूर्ण कीवर्ड्स, प्रशासनिक पदों के नाम और किताबों के शीर्षक बाइलिंगुअल रखेंगे, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ये बहुत जरूरी है एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वापस आपके स्टार्टअप वाले उदाहरण पर आते हैं। मराठों का उदय रातों रात नहीं हुआ। हाँ, अगर हम क्रोनोलॉजी या कालक्रम देखें तो शिवाजी का मुख्य शासनकाल 1674 से 1680 के बीच का है। पर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत 1627 से होती है, जब शिवाजी का जन्म पूना के पास शिवनेरी फोर्ट या शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोंसले थे ना, जो बीजापुर में सैन्य अधिकारी थे। बिल्कुल, शाहजी भोंसले, और उनकी माता थीं जीजाबाई यानी जीजाबाई। किसी भी बड़े लीडर के पीछे एक मजबूत मेंटरशिप होती है। शिवाजी के मेंटर थे दादोजी कोंडदेव, जिन्होंने उन्हें सैन्य और प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया। हाँ, पर सिर्फ तलवार चलाना काफी नहीं है। उन पर महाराष्ट्र के महान संतों जैसे एकनाथ, तुकाराम और रामदास का बहुत गहरा प्रभाव था। एकनाथ, तुकाराम और रामदास, इन्हीं से उन्हें स्वराज्य की प्रेरणा मिली। और फिर शुरू होता है मुगलों से संघर्ष, यानी कॉन्फ्लिक्ट विद मुगल्स। औरंगजेब ने उन्हें रोकने के लिए पहले शाइस्ता खां को भेजा। शाइस्ता खान? हाँ, और फिर अपने बेटे प्रिंस मुअज्जम को। पर मराठों की गुरिल्ला नीति के सामने दोनों विफल रहे। फिर 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई, पुरंदर की संधि। ये कूटनीति का हिस्सा थी। मुगलों के दबाव में शिवाजी को अपने 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े, और सिर्फ 12 किले उनके पास बचे। ये बहुत बड़ा झटका था। बिल्कुल। फिर उन्हें आगरा के मुगल दरबार में बुलाया गया और इम्प्रिजन्ड यानी कैद कर लिया गया। वाह, पर वो 3 महीने बाद ही वहां से भाग निकले, फलों की टोकरियों में छिपकर। और बाहर आते ही उन्होंने अपने सारे किले वापस जीत लिए। अरे वाह। और इसी के बाद 6 जून 1674 को रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ। रायगढ़ में। हाँ, और वहीं उन्होंने छत्रपति की उपाधि ली। अब राज्याभिषेक के बाद असली चुनौती थी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी प्रशासनिक व्यवस्था बनाना। उन्होंने राज्य को 2 हिस्सों में बांटा था ना, स्वराज्य और मुगलाई। सही कहा। स्वराज्य वो क्षेत्र था जहां उनका सीधा शासन था, और मुगलाई पड़ोसी क्षेत्र था जहां से टैक्स आता था। एग्जाम्स में उनका अष्टप्रधान बहुत पूछा जाता है। अष्टप्रधान मतलब 8 मंत्रियों की परिषद। चलिए इसे डिकोड करते हैं। सबसे ऊपर थे पेशवा, जो प्राइम मिनिस्टर या पेशवा होते थे। दूसरे नंबर पर मजूमदार या अमात्य, जो रेवेन्यू और फाइनेंस देखते थे। हाँ, तीसरे थे वाकिया नवीज या मंत्री, जो होम मिनिस्टर का काम करते थे। और विदेश मंत्री के लिए दबीर या सुमंत का पद था।
दबीर या सुमंत यानी फॉरेन मिनिस्टर, पत्राचार के लिए सुरनविस या सचिव थे। सुरनविस या सचिव जो रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस देखते थे। छठा पद पंडित राव का था। पंडित राव जो रिलीजियस अफेयर्स या धार्मिक मामले देखते थे। सेना के लिए सरे नौबत या सेनापति थे। सरे नौबत मतलब मिलिट्री कमांडर। और अंत में न्यायाधीश। न्यायाधीश मतलब जस्टिस के लिए। बिल्कुल। और प्रोविंसेस या प्रांतों को भी बहुत अच्छे से बांटा गया था। सबसे ऊपर तर्फ्स, फिर परगना और सबसे नीचे मौजास। तर्फ्स, परगना और मौजा। इनकी रेवेन्यू एंड मिलिट्री व्यवस्था भी बहुत खास थी। भूमि राजस्व उपज का 25th होता था ना? हाँ, लैंड रेवेन्यू उपज का 25th, जो कैश या अनाज में दिया जा सकता था। और पड़ोसी राज्यों से 2 टैक्स आता थे, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी। चौथ 25% टैक्स था मराठा छापों से बचने के लिए, और सरदेशमुखी 10% अतिरिक्त टैक्स था जो शिवाजी अपने आधिपत्य के लिए लेते थे। सेना में उन्होंने स्टैंडिंग आर्मी रखी, स्थायी सेना जिन्हें नकद वेतन मिलता था, कोई जागीर नहीं दी जाती थी। नो जागीर, ताकि कोई अधिकारी बहुत ताकतवर ना हो जाए। और न्यायिक व्यवस्था यानी जुडिशियल सिस्टम, वो हिंदू कानूनों पर आधारित थी। गांवों में पंचायत फैसले लेती थी और आपराधिक मामलों में पाटिल। और सबसे बड़ा न्यायालय था हाजिर मजलिस। पुलिस में ग्रामीण इलाकों के लिए फौजदार थे, और शहरों के लिए कोतवाल यानी कोतवाल। एक पद कामविस्तार का भी था ना? कामविस्तार। हाँ, ये संभ्रांत ब्राह्मण होते थे जो रिकॉर्ड रखते थे। अंग्रेजों ने बाद में इसी से प्रेरित होकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद बनाया। मतलब ये बहुत ही अभेद्य व्यवस्था थी। तो फिर सक्सेसर्स ऑफ शिवाजी यानी उनके उत्तराधिकारियों के समय ये बिखर क्यों गई? देखिए, शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके बेटे संभाजी सत्ता में आए। संभाजी का समय 1680 से 1689 तक था। उन्होंने औरंगजेब के बेटे अकबर को शरण दी थी। हाँ, और इसी वजह से मुगलों ने हमले तेज कर दिए। हालांकि 1687 में बैटल ऑफ वाई यानी वाई के युद्ध में संभाजी ने मुगलों को हराया। लेकिन 1689 में मुगलों ने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उनके भाई राजाराम गद्दी पर बैठे। राजाराम 1689 से 1700। मुगलों के डर से उन्होंने जुंजी को अपनी राजधानी बनाया, जुंजी। और उन्होंने अष्टप्रधान में प्रतिनिधि का नया पद जोड़ा, प्रतिनिधि, जिससे मंत्री 9 हो गए। राजाराम के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने कमान संभाली। ताराबाई 1700 से 1707 अपने छोटे बेटे शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के रूप में। पर 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगलों ने संभाजी के बेटे शाहू को आजाद कर दिया। शाहू 1707 से 1749। हाँ, और 1707 में ही बैटल ऑफ खेड़ में शाहू ने ताराबाई को हरा दिया, खेड़ के युद्ध में, और सतारा पर नियंत्रण कर लिया। सतारा। सिंधिया गए ग्वालियर। सिंधिया ग्वालियर में। होलकर गए इंदौर। होलकर इंदौर में। पवार धार में। पवार धार। गायकवाड़ बरोड़ा में। गायकवाड़ बरोड़ा। भोसले नागपुर में। भोसले नागपुर। और पेशवा पूना में। पेशवा पूना। अब अगर कॉजेज ऑफ मराठा डाउनफॉल यानी मराठों के पतन के कारण देखें तो कई थे। पहला था इंटरनल राइवलरीज यानी आंतरिक कलह। और शाहू के बाद वीक सेंट्रल अथॉरिटी, कमजोर नेतृत्व। उनका ओवर एक्सपेंशन भी एक कारण था, अत्यधिक विस्तार। और 1761 का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का तृतीय युद्ध, जिससे सेना का मनोबल टूटा। लगातार युद्ध से फाइनेंशियल स्ट्रेन या आर्थिक संकट भी आया। और फिर ब्रिटिश इंटरवेंशन, अंग्रेजी हस्तक्षेप भी बढ़ रहा था। एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस यानी प्रशासनिक कमजोरी। लैक ऑफ नेवल पावर, नौसेना का अभाव। फेलियर टू मॉडर्नाइज, आधुनिकीकरण में विफलता। और अंत में सोशल रिजिडिटी, सामाजिक कठोरता। अब मराठों की इस राजनीतिक उथल-पुथल से निकलकर हम चलते हैं भक्ति मूवमेंट की तरफ। भक्ति आंदोलन, जिसे मैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहता हूँ। धर्म पहले जटिल कर्मकांडों के पेवॉल के पीछे था। हाँ, और भक्ति संतों ने इसे स्थानीय भाषा में फ्री कर दिया। इसकी ओरिजिन या उत्पत्ति दक्षिण भारत में 7वीं से 10वीं शताब्दी में हुई, 7th to 10th CE। मुख्य रूप से तमिल में 2 प्रमुख समूह थे, नायनार्स और अलवार्स। नयनार शिव भक्त थे और अलवार विष्णु भक्त। नायनारों की प्रमुख किताब थी तिरुमुरई, जिसे राजाराज चोल प्रथम के समय नम्ब्यांदर नम्मी ने संकलित किया था। तिरुमुरई। दूसरी किताब थी तेवरम, जिसे द्राविड़ीय वेदा माना जाता है। तेवरम। और तीसरी तिरुवाचकम। तिरुवाचकम। नायनार संतों में
तिरुनीलकांता, मेपुरुल और विरल मिंडा के नाम आते हैं। साथ ही अमरानिधि और कराईकल अम्मैयार। कराईकल अम्मैयार एक महिला संत थी। अब बात करें अलवारों की, तो उनकी किताब थी दिव्या प्रबंधम। दिव्या प्रबंधम। अलवार संतों में अंडाल का नाम सबसे ऊपर है। अंडाल, फिर थिरुमहासई अलवार और थिरुपन अलवार। इसके अलावा नम्मालवार और कुलासेखरा भी प्रमुख थे। महिलाओं का योगदान इसमें बहुत रहा है। इंपॉर्टेंट वुमेन सेंट्स की बात करें तो अंडाल एकमात्र महिला अलवार थीं। अक्का महादेवी एक कन्नड़ कवयित्री थीं, जिन्होंने शिव को अपना पति माना। अक्का महादेवी। कश्मीर की मुस्लिम संत लाल देद, जिन्हें हब्बा खातून भी कहते हैं, उन्होंने वक्स लिखे, वाक। और महाराष्ट्र में जनाबाई। जनाबाई जो संत नामदेव से प्रेरित थीं। अब इस आंदोलन के फेज 1 की बात करते हैं। साउदर्न इंडिया सेंट्स या दक्षिण भारत के संत। सबसे पहले आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य का जन्म कलादी, केरला में हुआ था। कालड़ी, केरला। उन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया। अद्वैत वेदांत मतलब नॉन ड्यूलिज्म। और निर्गुण ब्रह्म यानी निर्गुण ब्रह्म की बात की। उन्होंने दशनामी मोनास्टिक ऑर्डर और पंचायताना वर्शिप की शुरुआत की। उनकी पहली बायोग्राफी थी भारत संकरा विजया, जिसे चीता सुखा ने लिखा था। भारत संकरा विजय। 12वीं शताब्दी में रामानुजय आए। रामानुज, जिनका जन्म श्री पेरम्बुदूर, चेन्नई में हुआ था। उन्होंने विशिष्टाद्वैत दिया, विशिष्टाद्वैत, और सगुणा ब्रह्मन यानी सगुण ब्रह्म पर जोर दिया। उन्होंने प्रभाती मार्गा यानी आत्मसमर्पण का रास्ता दिखाया। उनकी किताबें थी वेदार्थ संग्रहम और श्री भाष्यम। 13वीं शताब्दी में कन्नड़ क्षेत्र से माधवाचार्य आए। माधवाचार्य। उन्होंने द्वैत वेदांत यानी द्वैत वेदांत दिया और दुनिया को वास्तविक माना। उनकी किताब थी अनुव्याख्याना। अनुव्याख्यान। इसी कड़ी में निम्बार्का आते हैं, जिन्होंने भेदा भेदा दर्शन दिया। निम्बार्काचार्य, भेदा भेद। ये तो था दक्षिण भारत। अब फेज 2, नॉर्दर्न इंडिया सेंट्स यानी उत्तर भारत के संत। उत्तर भारत में वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत और पुष्टि मार्ग दिया। वल्लभाचार्य, शुद्धाद्वैत, पुष्टि मार्ग। उन्होंने कृष्ण को श्रीनाथ जी के रूप में पूजा। श्रीनाथ जी। 15वीं सदी में असम से शंकरदेव आए। शंकरदेव, जिन्होंने भगवद गीता और भागवता पुराणा पर आधारित वैष्णववाद फैलाया। उन्होंने नाम कीर्तन, सत्संग और प्रार्थना घर बनाए, जिन्हें नामघर कहते थे। उनकी किताब थी कीर्तना घोषा। कीर्तना घोषा। और उनके आंदोलन को एक शरण आंदोलन कहते हैं। एक शरण। सूरदास, जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, उन्होंने सूरसागर और सुरावली लिखी। राजस्थान में मीराबाई कृष्ण भजनों के लिए प्रसिद्ध हुई। मीराबाई। और तुलसीदास ने अवधी में रामचरितमानस लिखी। तुलसीदास, रामचरितमानस। इन सब में रामानंद का बहुत बड़ा योगदान है। रामानंद, जो रामानुज से प्रेरित थे। उन्होंने पहली बार उपदेशों के लिए वर्नाक्युलर लैंग्वेज या स्थानीय भाषा का प्रयोग किया। और संत परंपरा यानी संत परंपरा शुरू की। उनके शिष्य बहुत विविध थे, जैसे कबीर, रविदास, धन्ना और सेन। कबीर, रविदास, धन्ना, सेन। कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। उनकी किताबें हैं कबीर बीजक और कबीर ग्रंथावली। कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली। उनके अनुयायी कबीर पंथीस कहलाए और उनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। अब यही वैचारिक आंदोलन पंजाब और महाराष्ट्र में एक अलग रूप लेता है। सिख रिफॉर्मर्स और मराठी स्पिरिचुअलिटी। हाँ, सिख धर्म के पहले गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ। गुरु नानक, उन्होंने डेरा बाबा नानक, करतारपुर की स्थापना की। उनके बाद गुरु अंगद आए। गुरु अंगद, जिन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट या गुरुमुखी लिपि दी। उन्होंने गुरु का लंगर का विस्तार किया और मल्ल अखाड़ा शुरू किया। मल्ल अखाड़ा। गुरु रामदास ने अमृतसर की नींव रखी और विवाह की रस्म लावांस शुरू की। गुरु रामदास, अमृतसर, लावा। गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ का संकलन किया और हरमंदिर साहिब बनाया। गुरु अर्जुन, आदि ग्रंथ, हरमंदिर साहिब। मुगलों से टकराव के चलते जहांगीर ने उन्हें शहीद कर दिया। फिर आए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, उन्होंने बिहार और असम में धर्म फैलाया, पर औरंगजेब ने उन्हें फांसी दे दी। इसी उत्पीड़न के कारण 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा की स्थापना की। गुरु गोबिंद सिंह, खालसा। उन्होंने 5 सिंबल्स दिए और पंज प्यारे की शुरुआत की। पंज प्यारे। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हो रहा था।
ज्ञानेश्वर या ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन शुरू किया। उन्होंने भगवद गीता पर मराठी में ज्ञानेश्वरी लिखी, ज्ञानेश्वरी। 16वीं सदी में नामदेव आए। नामदेव जो वारकरी परंपरा से थे, वारकरी। एक नाथ को ज्ञानेश्वर और तुकाराम के बीच की कड़ी माना जाता है। एक नाथ और तुकाराम ने भगवान विट्ठला को समर्पित अभंगाज लिखे। तुकाराम, विट्ठल, अभंग। इन मुख्य संतों के अलावा अदर इन्फ्लुएंशियल सेंट्स भी थे, जैसे नाथपंथीज, सिद्धास और योगीज, जो ध्यान पर जोर देते थे। कर्नाटक में बसवन्ना थे, जिन्होंने वीरशैव या लिंगायत परंपरा शुरू की और जाति का विरोध किया। बसवन्ना, वीरशैव, लिंगायत। राजस्थान में दादू दयाल थे, जो कबीर के शिष्य थे। दादू दयाल गीत नृत्य से कृष्ण भक्ति फैलाई। चैतन्य महाप्रभु। इस पूरी भक्ति को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। निर्गुणा भक्ति जो निराकार और ज्ञान आधारित है, जैसे नानक, रविदास, कबीर। और सगुणा भक्ति जो साकार और प्रेम आधारित है, जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। इसके इम्पैक्ट्स या प्रभाव बहुत गहरे थे। स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ। सेवा, दान और मुफ्त भोजन यानी कम्युनिटी किचन्स शुरू हुए। सेवा, दान, लंगर। अहिंसा पर जोर दिया गया। अहिंसा। जिस समय हिंदू धर्म में ये हो रहा था, इस्लाम में द सूफी मूवमेंट पनप रहा था। सूफी आंदोलन जो 1300 एडी में शुरू होकर 15वीं सदी में दक्षिण भारत पहुंचा। ये पेर मुरीद परंपरा पर आधारित था। गुरु शिष्य। इसे 12 ऑर्डर्स या सिलसिला में बांटा गया था। सिलसिला। सबसे प्रमुख था चिश्ती ऑर्डर, चिश्ती सिलसिला। इसके संस्थापक थे ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। पर भारत में इसे मोइनुद्दीन चिश्ती लाए। मोइनुद्दीन चिश्ती उनके शिष्य थे शेख हामिदुद्दीन नागौरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बाबा फरीद भी मोइनुद्दीन के शिष्य थे, जिनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में हैं। बाबा फरीद। निजामुद्दीन औलिया को उनके योगिक सांसों के कारण सिद्ध या परफेक्ट कहा गया। निजामुद्दीन औलिया। उनके शिष्य थे अमीर खुसरो। और शेख नसीरुद्दीन महमूद को नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली कहा गया, दिल्ली का चिराग। ये सिलसिला समा या सूफी संगीत से जुड़ा था और बाशारिया परंपरा का हिस्सा था। समा, बाशारिया। दूसरा सिलसिला था सोहरावर्दी ऑर्डर, सोहरावर्दी सिलसिला। इसके संस्थापक थे शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। भारत में इसे बहाउद्दीन ज़कारिया ने फैलाया। बहाउद्दीन ज़कारिया। इन्होंने सुल्तान से मेंटेनेंस ग्रांट्स या अनुदान स्वीकार किए। तीसरा था नक्शबंदी ऑर्डर, नक्शबंदी सिलसिला। संस्थापक थे बहाउद्दीन नक्शबंद, बुखारी। अकबर के समय ख्वाजा पीर मोहम्मद इसे भारत लाए। ख्वाजा पीर मोहम्मद ये एक ऑर्थोडॉक्स या रूढ़िवादी संप्रदाय था। तो ये था पूरा परिदृश्य। हाँ, आज हमने देखा कि कैसे छत्रपति शिवाजी ने अपनी अभेद्य प्रशासनिक व्यवस्था और अष्टप्रधान से एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। और दूसरी तरफ कबीर, तुकाराम और सूफी संतों ने अपने वचनों से पूरे उपमहाद्वीप को बदल दिया। परीक्षा के नजरिए से आज की ये सभी डेट्स, रूलर्स, बुक्स और एक्ट्स अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, इन्हें बार बार रिवाइज करना जरूरी है। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न। अगर हम ध्यान से देखें तो मराठा साम्राज्य और इन महान आध्यात्मिक आंदोलनों में एक अजीब सी समानता दिखती है। जब भी कोई महान विचार या शुरुआत एक विशाल इंस्टीट्यूशन या संस्था बन जाती है, हाँ, तो क्या उसके लिए अपने मूल संस्थापक की शुद्धता बनाए रखना असंभव हो जाता है? बिल्कुल। क्या संस्था बनते ही उसका पतन निश्चित हो जाता है? इस पर जरूर विचार करें।